जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान होना बहुत ही खुश नसीबी की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स के चलते अपनी जिंदगी को ही पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी सुसाइडल फैंटेसी पर आधारित है, जो कि एक कोरियन ड्रामा है और जिसमें हमें ग्रिम रिपर्स देखने को मिलेंगे, जिनका काम होता है सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से रोकना। लेकिन इसके बीच में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर जोंगवू का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आधा इंसान और आधा आत्मा बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जोंगवू की इन सब में कोई गलती थी या फिर नहीं, और इसमें कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो कहानी की शुरुआत गौरियन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जो कि एक ग्रिम रीपर है और वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। फोन पर अपने साथी सैम से बात कर रही होती है। गौरियन एक वैन के पास में खड़ी हुई थी, जिसमें अंदर बैठे लोगों की प्रोफाइल सैम चेक कर रहा था अपने फोन में, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि उन सब के सुसाइडल रेट 90% हो रखे थे। साथ ही चेक करने पर उसे ये भी पता चलता है कि ये सारे लोग सोशल मीडिया के एक ग्रुप सुसाइड टुगेदर पे मिले थे, जिसमें वो सारे तरीके बताए जाते थे जिसमें लोग बिना किसी दर्द, दुख और तकलीफ के आसानी से कैसे मर सकते हैं। सब कुछ जानने के बाद गौरियन वैन में लगे स्लीपिंग गैस के पाइप को निकाल देती है, जिससे कि वो लोग मरने की कोशिश कर रहे थे, और वैन को इतनी हाई स्पीड में चलाने लग जाती है। वैन बस से टकराने वाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। वो तो उस बस के बीच से निकल जाती है। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर वो चारों बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। गौरियन बोलती है कि थोड़ी देर पहले ही तुम लोग मरने की सारी प्लानिंग कर रहे थे और अब तुम लोग जीना चाहते हो। वो चारों बहुत ज्यादा डर चुके थे, रोते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हम अपनी जान की कीमत समझ चुके हैं और ऐसी गिरी हुई हरकत अब दोबारा नहीं करेंगे। जिसके बाद गौरियन वैन को एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर खड़ा कर वहाँ से उतरकर चली जाती है। सैम उनकी प्रोफाइल फिर से चेक करता है और ये पता चलता है कि उनका सुसाइडल रेट अब बहुत ही ज्यादा घट चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हैंडसम हीरो वॉन जो दिखाया जाता है, जो कि 3 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे कोई जॉब ही नहीं मिल रही होती और फाइनली वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा हुआ होता है, जहाँ पे सारे आंसर बहुत ही अच्छी तरह से दे रहा होता है, और जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो आंसर सही से दे नहीं पा रही होती है। तो इसलिए वॉन जो सोचता है कि ये जॉब तो उसे ही मिलेगी, वो काफी खुश हो जाता है और अपनी मॉम को ये सारी खुशखबरी दे ही रहा होता है। लेकिन तभी बॉस को उस लड़की के साथ में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उनकी कोई रिश्तेदार है और ये जॉब वॉन्गजो की बजाय उस लड़की को मिल गई है, जिससे वॉन्गजो काफी दुखी हो जाता है। वहीं उसकी मॉम, जिनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वो अपने सारे कस्टमर्स को फ्री में खाना देने लग जाती हैं, क्योंकि आज उनके बेटे की जॉब लगने वाली थी। ये सोचकर वॉन्गजो बेचारा अपनी किस्मत का मारा दोस्त के पास जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है। उसके रोकने पर भी नहीं रुकता, क्योंकि वो स्ट्रगल करते करते परेशान हो चुका था। जिसके बाद अपने घर जा रहा होता है, वही ब्रिज पर देखता है कि एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी तो वॉन्गजो से ही लड़ने लग जाता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। गौरियन और सैम भी एक दूर की बिल्डिंग पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वॉन्गजो उन्हें नोटिस करता है, जो कि देखते ही देखते उसके एकदम सामने आ जाते हैं। गौरियन से जोर से किक मारती है, वॉन्गजो जाकर पीछे गिरता है। सैम उसे चेक करता है और वॉन्गजो बिल्कुल ठीक था। गौरियन के ये पूछने पर कि तुम क्यों मरना चाहते हो, वो आदमी कहता है कि मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हूँ जो कि शायद जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती। गौरियन उसे बहुत समझाती है कि मरने के बाद तुम वैसे भी नर्क में जाओगे, क्योंकि जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो नर्क में जाते हैं और जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया जाएगा और वो तुम बिल्कुल झेल नहीं पाओगे। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और फिर से वो कूदने की कोशिश करता है, जहाँ पर तभी वॉन्गजो आके उसे पकड़ लेता है, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों ही डिसबैलेंस होकर नदी में गिर जाते हैं। सैम का तभी अलार्म बजाता है। गौरियन से ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि यहाँ पर तुम सब कुछ संभाल लोगी ना, मुझे घर जाना है। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूंगी सैम की खास बात यह है कि वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करता है और उसके बाद जिस भी केस पर वो काम कर रहा होता है उसे बीच में छोड़कर ही भाग जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वेल, तो गौरियन डूबते हुए वॉन्गजो को बचा लेती है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है। गॉड को थैंक यू बोल रहा होता है कि फाइनली वो बच गया। लेकिन जैसे ही अपने हाथ देखता है वो सफेद पड़ चुके थे और साइड में बड़ी अपनी बॉडी को देखता है, बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जहाँ पर तभी गौरियन पहुँच जाती है और उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरने वाला था।
गौरन के ये बोलने पर कि मैं एक ग्रिम रीपर हूँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, वोंजो कहता है कि मैं 2 जगह पर कैसे मौजूद हो सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ या सच में मर गया हूँ। गौरन उसे कहती है कि तुम 3 साल के लिए कोमा में जा चुके हो और साथ ही वो ओल्ड मैन जिसकी तुमने जान बचाई थी वो जिंदा है। ये जानने के बाद तो वोंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वोंजो बोलता है कि सारी जिंदगी मैंने अपने लिए जॉब ढूंढी और अब मेरा ये हाल है, मैं 3 साल के लिए कोमा में पहुंच चुका हूँ, ऐसी जिंदगी के होने से अच्छा तो ना ही हो। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। गौरन उसे ये कहते हुए सांत्वना देती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती शायद हम लोगों की भी है और इसलिए अब तुम मेरे साथ चलोगे और अब तुम्हारा फैसला डायरेक्टर ही करने वाली है। गौरन की चुटकी बजाते ही वोंजो को बॉडी मिल जाती है और वो उसे अपने साथ में एक मिस्टीरियस जगह पर ले जाती है जहाँ दरवाजों के अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं। वोंजो तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे। गौरन उसकी बातों पर मुस्कुरा रही होती है। साथ ही वो लोग नर्क के रास्ते से भी गुजरते हैं जिसे देख कर तो वोंजो की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद फाइनली वो लोग आफ्टर लाइफ ऑफिस में पहुंच जाते हैं जिसे देखकर वोंजो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सब लोग अपने अपने टीम का काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ग्रिम रीपर वहाँ पर होते हैं। जहाँ पर तभी डायरेक्टर पहुंच जाती है। पहले तो वो किसी और रूप में होती है लेकिन फिर फाइनली अपने रियल फेस में आ जाती है। व्हाइट कलर का गाउन पहना होता है जिसे देखकर वोंजो शॉक में रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब को दिखाया जाता है जो कि एक बार में गैंगस्टर की आत्मा को लेने के लिए पहुंचा हुआ था। जैकब भी एक ग्रिम रीपर है जिसका काम सोल को कलेक्ट करना है। गैंगस्टर उन सारे ग्रिम रीपर्स पर हमला कर रहा होता है लेकिन जैकब के पकड़ते ही वो उन सबसे माफी मांगने लग जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन जैकब कहता है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर वोंजो से बात कर रही होती है और उसे 2 ऑफर देती है, जिसमें पहला ऑफर ये था कि तुम अपनी बॉडी में वापस जा सकते हो लेकिन तुम 3 महीने के लिए कोमा में ही रहोगे। सेकंड ऑफर ये था कि तुम हमारे साथ रहकर यहाँ पर 6 महीने के लिए जॉब कर सकते हो और अगर हमें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो 6 महीने के बाद तुम्हें तुम्हारी बॉडी भी वापस मिल जाएगी और साथ ही एक अच्छी जॉब भी। लेकिन सोच लो ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। वोंजो फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है। डायरेक्टर उसे उसकी बॉडी में भेज देती है लेकिन वहाँ जाकर वो सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पा रहा था। सामने उसकी मॉम होती हैं जो कि उसे देखकर बहुत फूट फूट कर रो रही होती हैं जिससे कि वोंजो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डायरेक्टर वापस से वोंजो को बुलाती है अपने पास में। वोंजो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता और इसलिए आपके डिपार्टमेंट के साथ जॉब करने के लिए रेडी हूँ। डायरेक्टर उसे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रही होती है। उसके बाद उसे कोरिया का डिपार्टमेंट दिखाते हुए बोलती है कि हमें इनकी बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि हर दिन 40 लोग अपनी जान लेते हैं और यहाँ का जन्म दर बहुत ही कम होता जा रहा है और इसलिए मैनेजमेंट टीम में बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है। साथ ही वो गौरन की पास आकर कहती है कि अगर इस बार तुम्हारी टीम ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमें तुम्हारी टीम को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। गौरन रिस्क मैनेजमेंट टीम में थी जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे। उसके बावजूद भी वो डायरेक्टर से कहती है कि मैं सारे केसेस को अच्छे से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। जोंगवू को भी डायरेक्टर ने गौरन की टीम में ही डाल दिया था। जहाँ पर तभी सोंग नाम की एक लड़की की नोटिफिकेशन उन्हें आती है जो कि अपनी जान देने वाली थी। वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। जोंगवा भी उनके साथ में जाता है जहाँ गौरन उसे वार्न करते हुए बोलती है कि अपने काम से मतलब रखना, हमारे मामले में टांग मत अड़ाना और स्मार्टनेस भी मत दिखाना। वो लोग इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सोंग को ढूंढने लग जाते हैं जहां तभी सोंग की नेगेटिव एनर्जी बस बढ़ती ही जा रही थी। सामने उनको सोंग दिखाई देती है जो जा रही होती है और रोड क्रॉस करते हुए गिर जाती है। जहां पर तभी एक बाइक वाला स्लिप हो जाता है जिसकी बाइक जाकर सोंग से टकराने वाली होती है। वोंजो भी उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन तभी गौरन अपनी चुटकी बजाती है। टाइम स्टॉप हो जाता है। सोंग के सामने से जाकर बाइक को हटा देती है और टाइम फिर से मूव होने लग जाता है। वोंजो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तीनों फेक मूवी प्रोड्यूसर बनकर सोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो डिप्रेशन में है और इसलिए वो लोग उस पर नजर रख रहे थे। सोंग ने एक फेमस बुक लिखी थी जो कि उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड थी और उसमें उसे काफी ज्यादा बुली किया गया था। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वो बुक सोंग की रियल लाइफ पे बेस्ड है। नेक्स्ट एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए आती है। सोंग उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती थी लेकिन बॉस उसे डांटते हैं और इसलिए उसे जबरदस्ती इंटरव्यू लेना पड़ता है। लड़की का नाम मिहो था जो कि बार बार क्लिक का साउंड निकालती है जिससे कि सोंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बाथरूम में जाकर अचानक से रोने लग जाती है और उसको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। ये सब कुछ गौरन बाहर खड़ी होकर देख रही थी। सच का पता लगाने के लिए गौरन वोंजो के साथ में सोंग की याद में जा रही होती है लेकिन तभी सैम का अलार्म बजाता है और वापस से वो बीच में ही काम छोड़कर कहीं चला जाता है।
गॉरन मेमोरी की का यूज करके वॉन्चुन के साथ में सॉन्ग की मेमोरी के अंदर जाती है। साथ ही उसे कुछ रूल्स भी समझाती है कि सॉन्ग की मेमोरी में किसी भी चीज को टच मत करना और लोगों को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना हम हमेशा के लिए ही उसकी याद में कैद होकर रह सकते हैं। जैसे ही वो लोग उसकी मेमोरी के अंदर जाते हैं, वॉन्चू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो लोग सॉन्ग की मेमोरी के अंदर हैं। गॉरन को वहाँ पर मिहो भी दिखाई देती है। वो लोग सॉन्ग की हाई स्कूल वाली मेमोरी में थे, जहाँ मिहो सॉन्ग को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बहुत ही ज्यादा बुली कर रही थी, उसे पीट रही होती है और एक पेन को क्लिक करते हुए बोलती है कि जब जब ये आवाज तुम सुनोगी तुम्हें हंसना होगा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वॉन्चू को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी गॉरन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चला या फिर तुमने किसी भी चीज को छुआ तो हम उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है। मिहो जब उस पेन को क्लिक कर रही होती है, सॉन्ग ना चाहते हुए भी सबके सामने हंसने लग जाती है और ऐसे ही वो लोग उसे रोज बुली किया करते थे। सॉन्ग की फ्रेंड एक दिन उसे मिहो और उसके बुली दोस्तों से बचा रही होती है, जहाँ वो लोग उसके फ्रेंड को भी टॉर्चर करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग उसे रोकते हुए माफी मांगती है और उसके हाथ से पेन छीनकर क्लिक करते हुए हंसते हुए रोने लग जाती है और बोलती है कि जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा, मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। जिसके बाद वो लोग फिर से उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और इस बार वॉन्चू उसे देख नहीं पाता और इसलिए वो सॉन्ग को बचाने के लिए पहुंच जाता है। मिहो और उसके दोस्तों को वॉन्चू की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और देखते ही देखते सॉन्ग की मेमोरी क्रैक होने लग जाती है। वो लोग उसमें फंसने लग जाते हैं। गॉरन फटाक से वॉन्चू को लेकर वहाँ से भागती है स्कूल के अंदर, लेकिन वहाँ भी मेमोरी धीरे धीरे टूटने लग जाती है। गॉरन फटाक से उसकी मेमोरी की का यूज करती है और वो लोग सीधा ट्रेन में पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन के भी सारे ग्लासेस टूटने लग जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके वहां से भागते हैं और फाइनली रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। गॉरन वॉन्चू को इन सब के लिए बहुत ज्यादा डांटती है, बोलती है कि हम उसकी याद में हमेशा के लिए फंस सकते थे। साथ ही जैसे ही वो चाबी मांगती है, देखती है कि चाबी तो टूट चुकी थी, जिससे कि गॉरन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है वॉन्चू के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ मिहो अपनी उन्हीं बचपन की दोस्तों के साथ में मिलकर सॉन्ग का मजाक उड़ा रही होती है, उसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही होती है। वही सॉन्ग भी बहुत ज्यादा बुरी तरह रो रही होती है, क्योंकि मिहो सॉन्ग की लिखी हुई बुक को अपना बोलकर फेमस होने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं गॉरन और वॉन्चू भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सॉन्ग अगर अपनी यादों से बाहर नहीं आई तो वो शायद जल्द ही सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। नेक्स्ट मिहो फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाती है। साइकोलॉजिकली पेन के साउंड से एक बार फिर से सॉन्ग को परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वॉन्चू उसके हाथ से पेन छीन लेता है और बोलता है कि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। मिहो उन सबको बता रही होती है कि वो और सॉन्ग स्कूल के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वॉन्चू और गॉरन तो पहले से ही जानते थे कि वो कितनी ज्यादा कमीनी है। फिर जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होता है, सॉन्ग सारी सच्चाई अपने बॉस को बताने लग जाती है कि मिहो ही वो लड़की है जिसने कि उसे स्कूल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और मारा था, लेकिन उसके बॉस तो सॉन्ग को ही उल्टा डांटने लग जाते हैं। बोलते हैं कि अपनी हर चीज का ब्लेम दूसरों को करना बंद करो और स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में मत घुसेड़ो। ये सुनते ही सॉन्ग बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और अब उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। जहाँ पर तभी मिहो आती है, फिर से उसे टॉर्चर करती है और उसे मारने लग जाती है। गॉरन, सैम और वॉन्चू भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सॉन्ग उनके सामने से भागते हुए छत पे पहुंच जाती है। सॉन्ग का सुसाइडल रेट भी अब 92% पे पहुंच चुका था। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वॉन्चू उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन सॉन्ग तो रुक ही नहीं रही थी। गॉरन और सैम भी उसे समझा रहे होते हैं और गॉरन बोलती है कि सुसाइड करने के बाद तुम सीधा नर्क में जाओगी और वो सजा इससे भी ज्यादा बदतर होने वाली है। साथ ही बोलते कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो जो कि इन सबसे बहुत ही आसानी से बाहर भी आ सकती है। ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते भी हो। ध्यान से सोचो, मैं वही सारी बातें बोल रही हूँ जो तुम हर रात सोने से पहले अपने आप से बोलती थी। ये सुनते ही सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। गॉरन बोलती है कि मैं एक ग्रिम रीपर हूँ जो तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। जिससे सॉन्ग डर जाती है, डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग जाती है, जहाँ वो अपनी लाइफ में बिताए हुए जितने भी अच्छे पल थे उन सबको याद करने लग जाती है और सोचती है कि मैं मरना नहीं चाहती। साथ ही उसके अंदर जीने की इच्छा अब जागने लग गई थी। जहाँ पर तभी स्टाइल में जाकर गॉरन उसे बचा लेती है, लेकिन अभी भी सॉन्ग का सुसाइडल रेट 50% था, जो कि शायद अभी भी रिस्की था। जहाँ पर तभी अचानक से वॉन्चू एक स्टैंड अप कॉमेडियन को ले आता है, जिसकी सॉन्ग बहुत बड़ी फैन थी और उसकी वीडियो देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिससे कि सॉन्ग एक बार फिर से मुस्कुराती है और अब उसके नेगेटिव रेट भी काफी कम हो गए थे और वो अब सुसाइड नहीं करने वाली है। ये जानकर वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वॉन्चू भी उसे हग कर लेता है और कुछ लाइफ की अच्छी बातें बताता है।
नेक्स्ट सीन में गौरन सीधा मिहो के पास पहुंच जाती है और उसे सॉन्ग से माफी मांगने के लिए उसे एक आखिरी मौका दे रही होती है, लेकिन वो तो मानती ही नहीं है, वहाँ से जाने लग जाती है। गौरन को बहुत गुस्सा आता है, उसे जोर से उसे पटक के मारती है, सॉन्ग की यादों में भेज देती है जहाँ पर मिहो को वही सब महसूस हो रहा होता है जैसा कि बुली होते टाइम सॉन्ग महसूस करती थी। सब कुछ झेलने के बाद मिहो काफी रोने लग जाती है, गौरन से माफी मांगती है। गौरन बोलती है कि बस कुछ सेकंड में ही तुम्हारी ये हालत होगी, सोचो सॉन्ग तो ये सब कुछ सालों से झेल रही है। साथ ही वो मिहो को न्यूज दिखाती है जिसमें उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि वो बच्चों को कितना ज्यादा बुली किया करती थी और वो कितनी बड़ी झूठी है। गौरन वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है और सुसाइड करने की तो सोचना भी मत, वरना जो कुछ भी तुम अभी झेल रही हो ना, नर्क में तुम्हें उससे भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। मिहो की फ्रेंड्स उस पर हंस रही होती हैं, जहां गौरन उन्हें भी सॉन्ग की यादों में भेज देती है। साथ ही बॉस का भी सारा भांडा फूट चुका था और वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद सॉन्ग फाइनली उस बुक को डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। सीन शिफ्ट होता है और आफ्टर लाइफ ऑफिस दिखाया जाता है। गौरन ने जोंगवॉन्ग को अपनी टीम से निकाल दिया था और इसलिए डायरेक्टर फिर उसे टेक सपोर्ट टीम में डाल देती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन वोंगजू के सामने ही उसकी पहली टीम यानी कि रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में बहुत ही ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं, जिससे कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि लोगों को सुसाइड करने से रोकती है। वो कोई फालतू टीम नहीं है और उसे डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। फ्लैशबैक में गौरन को दिखाया जाता है जो कि नर्क में अपनी सजा को भुगत रही होती है। डायरेक्टर उसे मिलने के लिए आती है और गौरन उनसे माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे एक चांस और दे दो, मैं जीना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलती है कि सुसाइड करने के बाद तुमने ये रास्ता खुद ही चुना था, लेकिन गौरन की रिक्वेस्ट करने पर वो मान गई थी और उसके साथ में उसने एक डील की थी कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म लेना है तो तुम्हें हमारे साथ आफ्टर लाइफ ऑफिस में काम करना होगा और एक दिन जब वो स्पेशल इंसान जन्म लेगा तो तुम्हें उसे सुसाइड करने से रोकना होगा, जो कि अपनी जिंदगी से तंग आकर मरने के लिए जाएगा, लेकिन तुम्हें उसे रोकना है। गौरन के उसका नाम पूछने पर डायरेक्टर उसे कुछ भी नहीं बताती और हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। वोंगजू को अब कोई भी अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सबसे बदतमीजी से भी बात की थी और इसलिए डायरेक्टर फिर उसे वापस से उसकी बॉडी में भेजने वाली थी, जो कि 3 महीने के लिए कोमा में है। लेकिन तभी गौरन एक बार फिर से उसे अपनी टीम में लेने के लिए रेडी हो जाती है। वापस से रिस्क मैनेजमेंट का मेंबर बनने के बाद वोंगजू को जान पहचान के लोग ना पहचान पाए, इसलिए उसे एक नया चेहरा दिया जाता है, जो कि केवल जिंदा लोगों को ही बदला हुआ नजर आता है। साथ ही उसे नया नाम भी दिया जाता है और उसका नया नाम था जोजो। सैम उसे ग्रिम रीपर का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है, जिसे कि वोंगजू बिना पढ़े ही साइन कर देता है, जिसकी सजा भी उसे काफी अच्छे से मिलने वाली है आगे। वोंगजू सीधा अपने घर पहुंच जाता है, डैड की फोटो के सामने रो रहा होता है, उन्हें काफी मिस कर रहा होता है, जहां पर मॉम और उसकी सिस्टर भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वो एक रूम में जाकर छुप जाता है और उनकी इमोशनल बातों से काफी ज्यादा इमोशनल होकर वहां से मौका पाते ही निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि सोमो नाम का एक लड़का सुसाइड करने वाला है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही सैम और गौरन को भी ये बात मालूम पड़ जाती है और सैम उसे बोलता है कि हमें वोंगजू को इस केस से दूर रखना चाहिए, क्योंकि सोमो उसका बेस्ट फ्रेंड है। गौरन बोलती है कि नहीं, समटाइम्स हमें पर्सनल केसेस को भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। फ्लैशबैक में वोंगजू और सोमो को दिखाया जाता है कि सोमो को क्लास के कुछ लड़के बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, जिसे वोंगजू जाकर बचा लेता है। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और सबकी आपस में धुनाई भी हो जाती है, जहाँ से वो सीधा पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मस्त बैठ के चिकन खा रहे होते हैं। सोमो बोलते हैं कि ये एक ऐसा स्पेशल चिकन है जो कि हमेशा से ही उसे बूस्ट करता है जब भी वो थोड़ा बहुत भी इमोशनल होता है। तो साथ ही बोलता है कि उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उन्होंने ही उसे सिखाया है कि फेलियर का मतलब होता है कि दोबारा ट्राई करो, न कि फेल होकर चुपचाप बैठ जाओ। वोंगजू जैसे ही सोमो के घर पहुंच जाता है, सोमो गेट खोलता है तो अपने सामने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को पाता है, क्योंकि दोस्तों मजाक मजाक में सामने हमारे हैंडसम हीरो को इस अजीब से दिखने वाले आदमी की आइडेंटिफिकेशन में चेंज कर दिया था। सोमो से पहचान नहीं पाता है, इसलिए फटाक से गेट को बंद कर लेता है। वोंगजू फटाक से पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें बुलाता है कि मेरा दोस्त मरने जा रहा है, जल्दी से आइए। लेकिन आते ही वो तो वोंगजू को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि सोमो ने तो पहले ही कंप्लेन करके बोल दिया था कि घर के बाहर कोई इसे परेशान कर रहा है। वोंगजू फिर उन्हें अपनी आईडी देता है, लेकिन वो तो उसकी शक्ल से मैच ही नहीं हो रही होती है, इसलिए वो वहाँ पर सबसे झगड़ा करने लग जाता है। लेकिन तभी सैम आता है और उन्हें वोंगजू की न्यू आईडी देते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि सोमो इसलिए जान देना चाहता है क्योंकि वो 3 साल से गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो थक चुका है और अब हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है।
जहाँ पर तभी वॉन्ग को फ्राइड चिकन की याद आती है। बोलता है कि ये फ्राइड चिकन ही है जो कि सोमू के फेस पे स्माइल ला सकता है और उसको खाने के बाद ही वो खुश हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा फ्राइड चिकन ही खाता है जो 6th स्टैंडर्ड में उसके फादर लेकर आए थे, वो भी एक स्पेशल शॉप से, जिसके लिए उन्हें सोमू की यादों में जाना होगा। यादें धुंधली होती है, इसलिए वो लोग उसे सबसे पहले उसके घर से बाहर निकालते हैं। गॉर्डन और सैम भेस बदलकर सोमू के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो उन्हें अंदर घुसने ही नहीं देता, वहाँ से भगा देता है। वॉन्ग सोमू को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि फेलियर का मतलब होता है दोबारा ट्राई करना, ना कि हार कर बैठ जाना। सोमू उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मैसेज वॉन्ग ने किया है, और वो फटाक से घर से निकल के भागता हुआ सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बाहर ये तीनों भी भागते हुए इसके पीछे जाते हैं। वहीं उसी हॉस्पिटल में जैकब भी एक सोल को कलेक्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ में पहुंचा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि जैसे ही वॉन्ग अपनी बॉडी के पास आता है, उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो भी सांस नहीं ले पाता। जैकब आकर उसे जोर से धक्का मारता है, जिससे कि वॉन्ग दूर जाकर गिरता है। सैम और गॉर्डन भी तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैकब टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि न्यू मेंबर जो रूल्स नहीं जानता है, टीम मैनेजर जो कि हल से आई है, लगता है कि तुम्हारी टीम बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है। जैसे ही जैकब की नजर सोमू के नेगेटिव रेट्स पे पड़ती है, बोलता है कि अपनी टीम को पहले ही भेज दूंगा, क्योंकि लगता है कि ये बहुत ही जल्द मरने वाला है और तुम लोग तो इसे बचा भी नहीं पाओगे। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैम वॉन्ग भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े जस्ट साइन कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ा रूल यही था कि अगर वो अपनी रियल बॉडी के पास गलती से भी पहुंच गया तो उसकी मौत हो सकती है। सैम और वॉन्ग दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ गॉर्डन उन्हें डांट कर अपने साथ में सोमू के पास ले जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। वॉन्ग उसे वैसे ही ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर दे रहा होता है जैसे कि सोमू वॉन्ग को देता था, लेकिन हैंडसम वॉन्ग की शक्ल में तो उसे वही ओल्ड मैन दिखाई दे रहा था। ड्रिंक के बाद सोमू काफी नशे में हो गया था और इसलिए वो उस ओल्ड मैन को वॉन्ग समझकर उससे अपनी सारी बातें इमोशनल वे में बताने लग जाता है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, स्टिल मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी सब पास होकर निकल जा रहे हैं और मुझे भी हेल जैसा फील हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, जिससे कि सोमू के नेगेटिव रेट्स तो बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वॉन्ग बोलते हैं कि हमारे पास अब फ्राइड चिकन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। सोमू का ध्यान रखने के लिए सैम को वहाँ पर छोड़कर वो दोनों फिर सोमू की याद में जाने का फैसला करते हैं। गॉर्डन सीधा डायरेक्टर के पास आती है गाड़ी की चाबी लेने के लिए, जिससे वो सोमू के पास्ट में जा सके। ये सुनते ही डायरेक्टर काफी शॉक हो जाती है कि वो एक फ्राइड चिकन लेने के लिए पास में जाना चाहती है। वेल तो उसे गाड़ी की चाबी मिल जाती है और वॉन्ग ब्रांडेड गाड़ियों को देखकर तो उसकी तो बेचारे की आंखें ही चौंध आ जाती हैं। लेकिन गॉर्डन फिर वॉन्ग को सारी अच्छी गाड़ियाँ छोड़कर एक बेकार खटारा सी गाड़ी में ले जाती है, जहाँ वो छोटू सोमू को देखते हैं। सोमू के फादर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, क्योंकि स्कूल फीस ना भरे जाने के कारण स्कूल बस सोमू को लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। सोमू बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, जो कि वो अपने दोस्तों के साथ चिकन खाते हुए सेलिब्रेट करना चाहता था। वो काफी दुखी होता है, लेकिन डैड बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगा और तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन भी लेकर आऊंगा। लेकिन उनकी शॉप से तो कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा होता है, जिससे कि डैड और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। डैड के वहाँ से जाते ही वॉन्ग छोटू सोमू से फ्राइड चिकन की शॉप पूछने लग जाता है, लेकिन वो तो बच्चा था, शॉप का तो उसे नाम भी पता नहीं था। जहाँ से गॉर्डन उसका कान खींचकर ले जाती है कि ये सब कुछ तो हम लोग अपने आप ही ढूंढ सकते हैं, बच्चे को तंग मत करो। साथ ही ये भी पता चलता है कि सोमू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और डैड के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है, और इसलिए अब उन्हें भी हॉस्पिटल से निकाला जाने वाला है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि रेंट ना भरने के कारण उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया गया है, जिससे कि सोमू तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। डैड भी काफी सैड होते हैं। सोमू को हॉस्पिटल छोड़कर ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन जरूर लेकर आऊंगा, जिससे कि यहाँ पे सोमू का नेगेटिव रेट 95 हो जाता है और वो उठकर जाने लग जाता है मरने के लिए, जहाँ सैम उसे बार बार रोक रहा होता है। वहीं गॉर्डन और वॉन्ग सोमू के डैड का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज गाड़ी चलाकर फ्राइड चिकन लेने जा रहे थे। लेकिन गॉर्डन समझ आती है कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं, जिससे कि उनके मरने के बाद उनके फैमिली को इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाए। गाड़ी की बस टक्कर होने वाली होती है, लेकिन तभी गॉर्डन अपने सुपरनैचुरल पावर का यूज करती है। जैसे ही वो चुटकी बजाती है, टाइम स्टॉप हो जाता है। वॉन्ग सोमू के डैड को बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। जहाँ गॉर्डन आती है, जोर से उन्हें थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारे मरने से तुम्हारी फैमिली खुश नहीं बल्कि और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी।
वो उसे बहुत ज्यादा समझाते हुए बोलती है कि सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में दुख नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि दुखी हैं, लेकिन स्टिल वो जीना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। सैम सोमू के साथ तो होता है, लेकिन मौका पाते ही सोमू वहाँ से भाग जाता है दोबारा से मरने के लिए। बेचारा सैम फिर उसे ढूंढता रह जाता है। वॉन्जो सोमू के डैड को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, सोमू के लिए चिकन हम लोग ले आएंगे। जैसे ही वो लोग जाते हैं सारी शॉप तो बंद होती है, वहाँ पे कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही शॉप खुली थी और उसका नाम होता है जुमानन किचन, क्योंकि जमाजन उनकी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस का भी नाम था, जिससे कि गौरीन समझ आती है कि इसमें डायरेक्टर का कुछ न कुछ रोल तो जरूर है, हो सकता है कि वही उसकी हेल्प कर रही हो। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिकन बनाने का सामान रखा हुआ होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे तैसे करके वो लोग सारा चिकन बना लेते हैं। साथ ही वॉन्जू गौरिन से वो चिकन वाली ड्रेस पहनने के लिए बोलता है, जिसे गौरिन नहीं पहनती, लेकिन वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और उसे पहनने के बाद दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। वेल तो वो चिकन ले जाकर छोटे सोमू को पकड़ा देते हैं। छोटा सोमू उसे खाता है जो कि इसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही गौरिन ने उस पर ये भी मैसेज लिखा हुआ था कि फेलियर का मतलब है दोबारा ट्राई करना, ना कि हार कर चुपचाप बैठ जाना। ये लाइन सोमू के डैड उसको पढ़कर सुना रहे होते हैं, जिसका साफ मतलब ये है गाइस कि ये लाइंस गौरिन ने ही सोमू के लिए लिखी थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो लोग फटाक से सोमू के पास में पहुंच आते हैं, उसे फ्राइड चिकन देते हैं जो कि बिल्डिंग से बस कूदने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो फ्राइड चिकन के ऊपर लिखे उस मैसेज को बॉक्स पे पढ़ता है, बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर वॉन्जो ने भेजा है ना। वो लोग भी हाँ बोलते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सोचकर कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी जिंदा है। साथ ही उसका सुसाइडल रेट भी काफी कम हो गया था और वो काफी खुश भी हो गया था। लेकिन अचानक से फ्राइड चिकन खाने के बाद रोने लग जाता है क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब था। वो लोग भी उसे टेस्ट करते हैं और थूक देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वॉन्जो को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक विश पूरा करना चाहता था। वॉन्जो के डैड एक रिपोर्टर थे जो कि रिपोर्टिंग के लिए फॉरेन जा रहे थे। वहाँ से लौटकर कभी वापस नहीं आ पाए क्योंकि वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। वॉन्जो को इसी बात का गम था कि वो आखिरी बार अपने डैड से मिल नहीं पाया था क्योंकि अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी जो था। वॉन्जो भागते हुए आता है और अपने छोटे वर्जन को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि वो उसे डैड से मिलवाना चाहता था। भागते हुए छोटे वॉन्जो को बोलता है कि थोड़ा कम खाया करो, तुम बहुत ज्यादा भारी हो। डैड बस जा ही रहे होते हैं, उन्हें रोकते हुए बोलता है कि वॉन्जो आपसे मिलना चाहता है और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। छोटा वॉन्जो भी उसे घूरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने तो ये सब नहीं कहा। साथ ही वो उनकी फैमिली फोटो भी खींचता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उनके डैड के साथ में कोई फोटो ही नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा उन सब की फोटो खींचते थे और इसलिए फ्रेम में आ ही नहीं पाते थे। वॉन्जो अपनी विश कंप्लीट होने के बाद बहुत ज्यादा सुकून में होता है। वहीं गौरिन को फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि वो जैकब के अंडर काम कर रही होती है, उसकी जूनियर होती है जो कि जैकब के साथ क्रिमिनल के सोल को कनेक्ट करने के लिए गई हुई होती है, जो बस सुसाइड करने जा रहा था बिल्डिंग से कूदकर। गौरिन से ये देखा नहीं जाता है और वो उसे जाकर बचा लेती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। लेकिन जैकब उसका हाथ छुड़वा देता है जिससे कि वो मर जाता है और ऊपर से वो गौरिन को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है कि हमारा काम है मरे हुए लोगों की सोल को कलेक्ट करना, ना कि उनकी जिंदगी को बचाना। साथ ही वो गौरिन से काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि उसने उसे बिना बताए ही रिस्क मैनेजमेंट टीम जो ज्वाइन कर ली थी। सीन शिफ्ट होता है, गौरिन डायरेक्टर से मिलने के लिए गई हुई होती है जो कि रूल तोड़ने के लिए गौरिन को पनिशमेंट दे रही होती है क्योंकि उसने पास्ट में जाकर अपनी शक्तियों का यूज करके रूल तोड़ दिया था। सैम और वॉन्जो बाहर ही उसका वेट कर रहे होते हैं। वॉन्जो को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है क्योंकि वॉन्जो के कहने पर ही गौरिन ने उसकी हेल्प की थी और इसीलिए अब उससे सजा मिल रही है। जैसे ही गौरिन बाहर आती है, उसके हाथ में एक रिंग थी जिसका साफ मतलब यही था कि वो 1 वीक तक अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी और उसकी पावर्स भी सारी फिनिश हो जाएंगी और राख में बदल जाएगी। वॉन्जो से बार बार सॉरी बोल रहा होता है, जहाँ गौरिन बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का इतना ही ज्यादा पछतावा हो रहा है तो जाओ मेरे लिए जाके कॉफी लेकर आओ जिससे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनते ही वो फटाक से कॉफी लेने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर उसे नारिन नाम की एक लड़की की आत्मा मिलती है। वॉन्जो इसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नारंग जानते थे कि वॉन्जो उसे देख सकता है और इसलिए नारंग बहुत ही ज्यादा उटपटांग हरकतें करने लग जाती है, उसके साथ नाचने लग जाती है और उसे देखकर लोग सोचते हैं कि वॉन्जो पागल हो गया है। दोस्तों, नारंग वही लड़की है जिसकी सोल को हॉस्पिटल में कलेक्ट करने के लिए जैकब और उसकी टीम गई हुई थी। जैकब जब गौरिन और उसकी टीम को बहुत ताने मार रहा था, नारंग को उसी टाइम रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि ये लोग सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से रोकते हैं, जिसके बाद से ही वो वहाँ से भाग गई थी और जैकब और उसकी टीम से बचते हुए गौरिन और वॉन्जो को ढूंढ रही थी।
क्योंकि उसका हस्बैंड सुसाइड करने वाला है। वो उसे बचाना चाहती है और इसलिए उनसे हेल्प मांगती है। नारंग के हस्बैंड जॉन के नेगेटिव रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हो रखे थे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था और हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है, लेकिन वो दोबारा से मरना चाहता है। नारंग उससे हेल्प मांग रही होती है, जहाँ तभी जैकब अपनी टीम के साथ में पहुंच जाता है। नारंग वहाँ से डर के भाग जाती है, वो जो उसके पीछे चला जाता है। जैकब गॉरन से नारंग के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं उसकी सोल तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे केस से रिलेटेड है। जैकब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गौरी उनका गला दबाते हुए बोलता है कि तुम मेरी जूनियर रह चुकी हो तो बहुत ही अच्छे से जानती हो कि अगर मुझे सोल नहीं मिली तो क्या हो सकता है। मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। ये बोलकर धमकी देकर उसे वहाँ से चला जाता है। वही नारंग बहुत ज्यादा दुखी होती है। सैम को अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि वो एक बेली डांसर हुआ करती थी, लेकिन ऑडिशन से पहले ही उसके पैर में चोट लग गई थी, जिससे वो कभी दोबारा बेली डांस नहीं कर पाई थी। साथ ही उसका सपना भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और इसलिए वो मरना चाहती थी, लेकिन जॉन ने एक दिन उसे आकर बचा लिया था। जॉन एक स्ट्रीट म्यूजिशियन था और म्यूजिक ही उसकी लाइफ थी। जिंदगी का गुजारा करने के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, साथ ही अपने सॉन्ग भी लिखता था। जॉन की ये सारी बातें नारंग को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी और वो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। जॉन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला था और एक दिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहां नारंग ने इसका पूरा ध्यान रखा था, जिससे कि दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार होने लग गया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ गॉरेन डॉक्टर बनकर जॉन से मिलने के लिए गई हुई थी और उसकी पॉकेट में से पॉइजन की पिल्स निकालते हुए बोलती है कि डू यू रियली थिंक कि मरने के बाद तुम अपनी लवर से मिल पाओगे। जॉन बोलता है कि नारंग की वजह से ही मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी जीने का मेरे पास अब कोई मकसद ही नहीं रहा है। वैसे तुम चाहो तो ये पिल्स रख सकती हो अपने पास, क्योंकि मरने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं मरना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही नारंग की जान ली है और यही मेरे मरने की सबसे बड़ी वजह है। ये सुनते ही गॉरेन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। गॉरेन अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रही थी, जो कि राजा महाराजा के टाइम की होती है। गॉरेन की शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से होने वाली होती है। दोनों साथ में होते हैं, काफी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ ही वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इसी बात का गम है कि शादी के बाद ही मुझे तुम्हें छोड़कर दोबारा से अपनी जॉब के लिए जाना होगा। वो बोलता है कि रेड कलर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा सूट होता है और यही कारण है कि गॉरेन हमेशा रेड कलर का ही आई शेडो लगाती है। सीन शिफ्ट होता है। जॉन गॉरेन के साथ में था और वो उसे नारंग और अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि वो हमेशा साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे, खाते थे, पीते थे और काफी ज्यादा मस्ती भी करते थे। वो लोग एक दिन समंदर की तरफ जा रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं। जॉन बहुत ज्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने पूरी रात बैठकर एक सॉन्ग लिखा था और इसलिए गाड़ी नारंग चला रही थी, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है दूसरे ट्रक वाले के साथ में, क्योंकि वो झूठे ले रहा था और नींद में था। और इसी चीज का ब्लेम जॉन अपने ऊपर लेते हुए बोलता है कि अगर उस दिन गाड़ी मैंने चलाई होती तो आज ये नहीं होता, नारंग की जगह मैं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। गॉरेन सीधा नारंग के पास जाती है, जहाँ नारंग उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि वो हर हाल में अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी वहाँ पर जैकब की टीम पहुँच जाती है। गॉरेन नारंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सैम उनका सामना करता है। उन सब के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। सैम उन सबको हरा देता है क्योंकि उन सब के साथ में सैम का कुछ पुराना हिसाब बाकी था। जिसके बाद गॉरेन के ये पूछने पर कि जॉन अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है, नारंग उसे बताती है कि जब जॉन का बर्थ हुआ था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसका दोषी उसके फादर उसे ही मानते थे और उन्होंने जॉन को कभी प्यार ही नहीं दिया। जिसके थोड़े दिन बाद उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी। जॉन बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, जिसके बाद उसके अंकल आंट ने ही जॉन का ध्यान रखा था। उनके साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी था। वो लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। जिसके बाद वो अपने आप को मनहूस समझने लग गया था, क्योंकि वो जिसके भी पास रहता था वो सब लोग मारे जाते थे या हमेशा के लिए ही उससे दूर हो जाते थे। जिससे तंग आकर उसने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था। और एक दिन स्ट्रीट पर जब उसने म्यूजिक सुना, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा सुकून मिला, उसके बाद से म्यूजिक ही उसकी लाइफ बन गई थी। लेकिन जब एक दिन उसने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया था, तो उनके पेरेंट्स का यही कहना था कि जॉन के पास एक अच्छी जॉब नहीं है और इसलिए नारंग कभी खुश नहीं रह पाएगी। और ये बात जॉन ने भी सुन ली थी, जिससे कि वो उसे छोड़कर वहीं पर चला गया था। जिसके बाद नारंग उसे मनाने के लिए जाती है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, वो काफी रो रही होती है। जॉन का दिल भी पिघल जाता है। वो भी उसे हक करते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। सीन शिफ्ट होता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता है, जहां पर तभी जैकब पहुंच जाता है, क्योंकि वो नारंग को लेने के लिए आया हुआ होता है। जैकब से बचने के लिए गॉरेन अपनी पावर का यूज करने लग जाती है।
वो लोग यहाँ वहाँ हर जगह टेलीपोर्ट होने लगते हैं। लेकिन इससे गॉरन काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और नारंग भी उनसे अलग हो गई थी। जैकब बस उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम पहुँच जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है, काफी लड़ रहे होते हैं, लेकिन सैम जैकब के सामने कुछ भी नहीं था। जैकब बस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी गॉरन पहुंच आती है, बोलती है कि सैम को छोड़ दो, वो तो सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। क्योंकि इस रिंग के होते हुए मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैकब को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस नारंग की सोल को लेने के लिए आया हुआ होता है। उसे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, उसे लेने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गॉरन एक वर्ड बोलती है, रिपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सुनते ही जैकब रुक जाता है। बोलता है कि एक छोटी सी आत्मा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, जो करना है करो। ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। सैम उस टाइम गॉरन को रोक भी रहा होता है कि वो ये सब कुछ ना करे, लेकिन गॉरन उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। जहाँ वॉन्जू के पूछने पर सैम बताने लग जाता है कि ट्रिपल गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक बहुत ही बड़ा और डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें गॉरन की हेल्प करने के बदले जैकब जो चाहे वो उससे मांग सकता है, या फिर जो चाहे वो उससे करवा सकता है, या फिर कुछ भी ले सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी से रिलेटेड नहीं था और इसलिए डायरेक्टर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी, जिस बात से वो लोग और भी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जैकब किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है। गॉरन मुस्कुराते हुए वॉन्चू को बोलती है कि तुम ही बोल रहे थे ना, मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ, शायद तुम्हें अब जवाब मिल गया होगा। जिसकी बात वो फिर से जॉन को ढूंढने लग जाते हैं। वही हम देखते हैं नारंग को जॉन मिल तो जाता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और उसके आर पार चला जाता है। वही फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन हॉस्पिटल से सीधा नारंग के फ्यूनरल पे पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसके डैड तो उसे अंदर आने ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बेटी मर गई है और हमारे साथ में नहीं है। वो हर चीज का ब्लेम जॉन को ही करने लग जाते हैं, जिससे जॉन के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे उसका सुसाइडल रेट बढ़ता ही जा रहा था और वो सीधा मरने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ गॉरन उसे रोक लेती है। जॉन बहुत ज्यादा रोते हुए बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैंने ही नारंग को मारा है। गॉरन उसे समझाते हुए बोलती है कि ये जिंदगी तुम्हारी नहीं बल्कि नारंग की दी हुई है और इसलिए तुम नहीं मर सकते, क्योंकि वो भी ये चाहती है कि तुम जिंदा रहो। जिससे कि ये पता चलता है कि जब उनका ट्रक के साथ में एक्सीडेंट होने वाला था, तो नारंग ने जानबूझकर गाड़ी जॉन के साइड में मोड़ दी थी ताकि वो बच जाए और नारंग वहाँ पर मारी गई थी। ये जाने के बाद तो जॉन और भी बुरी तरह से रोने लग जाता है। बोलता है कि ऐसा मुझ में क्या ही खास है जो कि उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। ये बोलते ही वो वहाँ से कूद जाता है, लेकिन तभी गॉरन उसे सही टाइम पर पकड़ लेती है और अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हुए नारंग के टच को मैजिकल टच बना देती है। और जैसे ही वो जॉन को छूती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। नारंग जॉन को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें हम दोनों के हिस्से का जीना होगा ताकि हम दोबारा मिल सकें। जॉन रोते हुए बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। जहाँ नारंग कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से ही एंजॉय करो। जैसे ही तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा हम दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। ये बोलते ही वो उसे रिंग पहना देती है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और उसके नेगेटिव रेट्स भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन अपनी पावर का यूज करने की वजह से गॉरन वीक हो जाती है और बेहोश हो गई थी। वॉन्जू भी वहाँ पर पहुँच गया था। नारंग उन सबको थैंक्स बोलती है और फिर जैकब की टीम के साथ वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। वॉन्जू तो उन सबको देख के काफी इमोशनल हो गया था। जॉन भी अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नारंग और म्यूजिक की यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जैकब को दिखाया जाता है जिसे डायरेक्टर बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि उसकी टीम और रिस्क मैनेजमेंट टीम के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो गए थे जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जैकब भैया तो भाई अपनी ही हेकड़ी में रहते हैं। बोलते हैं कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को झेलने से ज्यादा लोग सुसाइड का रास्ता चूज करते हैं, क्योंकि ये उन्हें काफी ज्यादा आसान लगता है। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और यही मेन वजह है कि मैंने गॉरन को चूज किया है इन सब के लिए। जहाँ तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट टीम डायरेक्टर ने इसीलिए बनाई थी क्योंकि नर्क में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और सबसे ज्यादा केस तो सुसाइड के ही थे, जिसका सिर्फ एक ही इलाज था और वो है होने वाले सुसाइड्स को रोकना। और इसीलिए उन्होंने फिर रिस्क मैनेजमेंट टीम बनाई थी, जिसका मैनेजर उन्होंने गॉरन को रखा था, जो पहले जैकब की असिस्टेंट थी और उसकी स्क्वाड टीम में थी। यही कारण है कि जैकब उससे नफरत करता है। अब रास्ते में उसे गॉरन मिल जाती है, जिसे वो कहता है कि आई होप कि तुम्हें अपना एग्रीमेंट याद होगा। वो भी बोलती है कि फिक्र मत करो, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा।
जिसके बाद वो डायरेक्टर को देने के लिए नारंग और जॉन की रिपोर्ट बना रही होती है, जिसमें वॉन जो भी इसकी हेल्प कर रहा होता है। साथ ही उससे पूछता है कि जॉन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो कि उसे प्यार करने वाले सब धीरे धीरे होकर उससे दूर होते गए। गॉरेन उसे समझाते हुए बोलती है कि इंसान की लाइफ टाइम वैसे तो पहले से ही तय होती है, लेकिन सुसाइड या फिर एक्सीडेंट से वो चेंज हो सकती है। जैसे कि जिस ट्रक ड्राइवर से नारंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, अगर वो थका हुआ नहीं होता और सोया नहीं होता तो नारंग आज जिंदा होती। लेकिन इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि नारंग और जॉन सोलमेट्स हैं और इसलिए वो दोबारा जरूर मिलेंगे। वो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और एक लाल धागे से बंधे हुए हैं। सोलमेट हर जन्म भी एक दूसरे से मिलते हैं और जिनका मिलना सिर्फ और सिर्फ तभी बंद हो सकता है जब उनमें से कोई एक सुसाइड कर ले और नर्क पहुंच जाए, क्योंकि सुसाइड करने के बाद ही नर्क में उन्हें ये सजा दी जाती है कि वो अपने लव वन से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। जिसका साफ मतलब यही हुआ दोस्तों, ना तो कभी सुसाइड करना चाहिए और ना ही कभी सुसाइड करने वालों का साथ देना चाहिए, बल्कि उसे रोकना चाहिए। गॉरेन को डायरेक्टर एक आदमी का डेटा दिखाते हुए कहती है कि ये कल सुसाइड करने वाला है और तुम्हें इसे रोकना होगा। जिसके बाद गॉरेन वॉन्जो और सैम को लेकर उस आदमी के घर पहुंच आती है जिसका नाम यंगचुल है। वो तो वहाँ पर नहीं होता और उसका इतना ज्यादा गंदा घर देखकर वो सफाई करने के लिए बोलती है और वॉन्जो को सफाई का सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। वॉन्जो को रास्ते में लीरंग मिल भी जाते हैं जो कि कबाड़ इकट्ठा कर रहे होते हैं। वॉन्जो फिर उनकी गाड़ी लेकर उनसे बात करते हुए घर की तरफ जाने लगता है और फिर दोस्तों उसी टाइम पर रास्ते में कुछ गुंडे आकर लीरंग को उनका घर बेचने के लिए परेशान करने लगते हैं। ये देखकर वॉन्जो को उन पर बहुत गुस्सा आता है। यंगचुल उसे रोकते हैं लेकिन वो गुंडे ज्यादा बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो वॉन्जो की उनसे फाइट हो जाती है और वो बेचारा पिट पिटाकर गॉरिंग और सैम के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद गॉरिंग लीरंग को बताती है कि वो एक ग्रिम रीपर है और आज आपकी डेथ होने वाली है, लेकिन आप तो सुसाइड करने वाले थे और इसलिए हम वही रोकने के लिए आए हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो लीरंग उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई थी, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चली और इसलिए अब मैं पब्लिक में सुसाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरे बारे में सब पता लगे। लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं अपना काम अच्छे से जरूर करूँगा। जिसके बाद वो चारों भी लीरंग के साथ में कबाड़े इकट्ठा करने लग जाते हैं और कबाड़ी के पास बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कबाड़ी वाला उन्हें काफी कम पैसे ऑफर करता है। ये देखकर वॉन्जो और गॉरेन को काफी बुरा लगता है, लेकिन भाई लीरंग तो अपने आखिरी दिन की वजह से सारी की सारी सेविंग्स उसे ही देते हुए कहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, और ये सुनकर तो वो आदमी भी उन्हें डिनर पर आने के लिए ही इनवाइट करता है। दुखी होकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद सब लोग सनसेट देख रहे होते हैं, जहाँ लीरंग सभी को कहते हैं कि मुझे वॉर में जाने का फैसला कभी नहीं लेना चाहिए था। फिर वो अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाते हैं कि 1950 में जब कोरिया वॉर चल रही थी तो वो उसमें लड़ने के लिए गए थे, जहाँ पर उनका डॉग नाम का एक अच्छा दोस्त बन गया था और एक दिन हमारे ऊपर खाना खाते हुए किसी ने हमला कर दिया था, जिसमें डॉग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और मैं उसे उठाकर जब हॉस्पिटल लेकर गया था तो उसकी दोनों टांगे ही काटनी पड़ी थी, जिसके कारण वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे अब अपनी सारी लाइफ इसी तरह बितानी पड़ती। वॉर खत्म होने के बाद जब मैं घर आया तो मेरी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर मैं आज तक वो सारे पल नहीं भूल पाया हूँ। जब भी मैं कहीं काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बस वॉर की सारी बातें ही याद आती रहती हैं और इसलिए मैंने शादी तक नहीं की और कबाड़ का ही काम करने लगा। लीरंग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, तो गॉरिंग उनसे पूछती है कि वो इतना ज्यादा सैड क्यों है। लीरंग बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और ऐसे ही उसे वेस्ट कर दिया है। तो गॉरिंग फिर उसे अपनी पावर से एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कोरिया को दिखाते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी कोरिया बना है, जो भी इसकी खूबसूरती है, जहाँ पर लोग शांति से जी रहे हैं, ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है, क्योंकि अगर आप वॉर में नहीं लड़ते तो आज कोरिया ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ सुनकर तो लीरंग काफी खुश हो जाते हैं। वॉन्जो भी अपने फोन में एक नोटिफिकेशन देकर काफी खुश हो जाता है और भागता हुआ लीरंग के पास आकर कहता है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड डोंग को ढूंढ लिया है। मैंने आपकी फोटो उसमें डाली थी, जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट भी किया है कि अगर आप ना होते तो फिर तो आज वो अपनी फैमिली के साथ खुश भी ना होते। साथ ही दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डोंग ले यंग पर गुस्सा हो रहा था तो उन्होंने उससे कहा था कि उसने उसे इसीलिए बचाया है ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा देख सके, जो कि तुम्हारा वापस लौटने का इंतजार भी कर रही होगी। और ये देखकर तो लीरंग की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि आज लोग उसे जान रहे हैं।
गौरंग को फिर उसी टाइम पर एक जरूरी काम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और पार्क के पास जाकर बोलती है कि लीरंग की सोल तुमको ही लानी चाहिए क्योंकि वो तो रिस्पेक्ट के काबिल है। लेकिन फिर पार्क उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिसके बाद गौरंग डायरेक्टर के पास जाकर भी सेम यही बात बोलती है। तो डायरेक्टर उसे बताती है कि अभी पार्क भी यही कह रहा था, जिससे कि वो थोड़ा शॉक होती है। और वहीं दूसरी तरफ गुंडे आकर फिर से लीरंग से धक्का मुक्की करने लग जाते हैं कि तभी गौरंग आकर ली और वॉन्जो के साथ में अंदर भेज देती है और गुंडों की जमकर धुनाई करती है। वॉन्जो भी डॉक्टर को कॉल करने लग जाता है तो लीन उसे रोकते हुए कहता है कि अब इनका टाइम पूरा हो चुका है और वो रोते हुए फिर बाहर ही आ जाता है। गौरंग भी उसे समझाकर सीधा अंदर आने को कहती है और उसके बाद पार्क लीरंग के पास आता है और कहता है कि मैंने आपको वार में बहादुरी से लड़ते हुए देखा था और इसीलिए मैंने सारे के सारे ग्रिम रीपर को यहाँ पर आपके सम्मान के लिए बुलाया है। जिसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद सारे के सारे ग्रिम रीपर और खुद डायरेक्टर भी लीरंग की सोल को लेने के लिए आती है और लीरंग गौरंग को थैंक यू कहती है। थोड़ी देर में ही लीरंग की डेथ हो जाती है और उनकी सोल सबको थैंक यू कहते हुए वॉन्जो को गले से लगाकर पार्क के साथ में चली जाती है। जिसके बाद डायरेक्टर वॉन्जो से पूछती है कि अब तो तुम्हें काम अच्छा लगने लग गया होगा ना। वॉन्जो भी फिर उन्हें कहता है कि आपके पास पावर होने के बाद भी आप सब कुछ रोक लेती हो। तो डायरेक्टर उससे बताती है कि नहीं, हमारा काम बस लाइफ और डेथ के बीच में बैलेंस बनाए रखना है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी टीम भी अच्छे से काम करे, लोगों को खुश रखे। तो फिर वॉन्जो उनसे गौरंग की तरह ही पावर मांगता है, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ इनकार कर देती है। नेक्स्ट डे फिर तीनों ऑफिस में होते हैं कि तभी अचानक से उनका सिस्टम हिलने लग जाता है और उनके पास आधी अधूरी नोटिफिकेशन आने लगती है, क्योंकि दोस्तों जुमोदोंग के सर्वर में एक वायरस जो घुस गया था, जिससे कि फिर उन्हें सिर्फ इतनी से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मरने वाला इंसान एपी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है और उसका बर्थडे अप्रैल में आता है। ये देखकर वो तीनों ही कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस होता है। जिसके बाद वो बस गौरंग को ही जॉब पर रखता है क्योंकि वो एक लड़की थी। ये देखते ही गौरंग तो उसकी धुनाई ही करने लग जाती है और फिर तीनों को जॉब पर रखने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे फिर सैम बताता है कि बॉस के पास हर एम्प्लॉय का डेटा होता है, तो जिससे कि हमें काफी आसानी से पता लग पाएगा कि अप्रैल में किसका बर्थडे है। मौका पाते ही सैम पास में बॉस के लैपटॉप से डेटा निकाल लेता है, जिसमें 4 लोगों का बर्थडे ही अप्रैल में होता है, जुंगवोरा, किम यंजू और शिनियना, साथ ही ली दोंगजा। और अब वो तीनों खुद को एक एक पर्सनल पर बांट लेते हैं, लेकिन वॉन्जो शिनबोरा पर नजर रखता है जो कि फोन पर किसी से बात करने लग जाती है। तो लोग उसके पीछे से बात करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही पतली है और वहीं बॉस आकर बोरा को उसका वजन कम करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो वॉन्जो उनसे कहता है कि ये सारी बातें आपके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि आपका पेट भी तो बाहर निकला हुआ है, जिसके कारण उसे काफी डांट भी पड़ जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों मिलते हैं और उनकी बातों से पता लगता है कि किम यंग और ली दोंगजा उनका विक्टिम नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही खुश हैं और अब शिन और वोरा बची। नेक्स्ट डे फिर कंपनी की तरफ से ही एक इवेंट होता है जहाँ पर टाइम लेट होने की वजह से उनकी मॉडल चली जाती है, जिसके चलते मेकअप आर्टिस्ट गौरंग को उनकी जगह मॉडल बनने के लिए कहती है। तो गौरंग शिन से कहती है कि वो ये काम तभी करेगी जब शिन उसे डिनर के लिए लेकर जाएगी, जिसके लिए शिन भी मान जाती है। गौरंग की वजह से उनका इवेंट भी काफी अच्छे से शूट हो जाता है और उसके बाद सब लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पे गौरंग शिन को नोटिस करने लग जाती है कि वो तो कुछ खा ही नहीं रही होती है, बस सबसे खाने का ही टेस्ट पूछ रही थी। जिसके बाद वो ऑफिस पर उन दोनों को बताती है कि हमारा विक्टिम शिन है, क्योंकि वो ये सब कुछ पतला रहने के लिए ही कर रही है। नेक्स्ट डे फिर कंपनी का बॉस सभी एम्प्लॉयज को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर शिन फिर से कुछ नहीं खा रही होती है। तो उसका बॉस उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम्हें खा लेना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा पतली हो और बोरा तुम कुछ ज्यादा ही मोटी हो। जिसके साथ साथ बाकी के सारे एम्प्लॉयज भी उसके पतले होने पर टॉन्ट मारने लग जाते हैं और ये सुनकर तो शिन वहाँ से उठकर भाग जाती है। रिस्क मैनेजमेंट टीम उसके पीछे जाते हैं और अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वॉन्जो फिर उसके घर पहुंचता है, जहां पर शिन ने पॉइजन गैस रूम में छोड़कर रखी हुई होती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वॉन्जो फिर गैस को बंद करके शिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। शिन के होश आने के बाद वो उससे ऐसा करने का कारण पूछता है। शिन फिर उसे अपनी स्टोरी समझाने लग जाती है कि वो बचपन में बहुत ज्यादा मोटी थी और इसीलिए सब उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, जिससे कि परेशान होकर मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे वेट के कारण टेबल ही टूट गई थी और फिर मैंने हर हाल में पतले होने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी डाइट बहुत ज्यादा कम कर दी थी और मैं पतली भी हो गई।
जिसके बाद से सिर्फ कुछ दिनों तक ही लोगों ने मुझे पसंद किया और उसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि मैं कुछ ज्यादा ही पतली हो गई हूँ और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि लोगों को आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वॉन्जू उसकी सारी बातें आकर गौरिंग और सैम को बताता है तो गौरिंग वॉन्जू को ये केस संभालने के लिए कहती है। वॉन्जू फिर वापस से शिन को जाकर समझाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम इसके बारे में मत सोचो, ये बॉडी तुम्हारी है और तुम जैसा चाहो वैसे ही रह सकती हो। दुनिया को तुम्हें जज करने का कोई भी हक नहीं है और इसीलिए अब तुम्हें इस दुनिया की जजमेंट जेल से खुद को फ्री कर लेना चाहिए। और ये सब कुछ सुनकर शिन भी समझ आती है और इस सिस्टम पर उसकी सुसाइड रेट कम होने लगती है और ग्रीन लाइट जल जाती है, जिससे कि वॉन्जू तो काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे फिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ वॉन्जू सोच रहा होता है कि शिन को नाइट्रोजन गैस आखिरकार मिली कहाँ से होगी, और यही पूछने के लिए वो शिन के पास आता है, जहाँ पर शिन उसे बताती है कि उसने पेनलेस डेथ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और वहीं से किसी ने मुझे रिप्लाई दिया, साथ ही उसने मुझे ये गैस देकर ऑनलाइन पेमेंट भी ले लिया। और ये सब कुछ सुनकर वॉन्जू ये सारी बातें जाकर सैम और गॉरिन को बताने लग जाता है और उन्हें रोकने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो तो उसे साफ इनकार करते हुए कहती है कि ये काम हमारा नहीं है और ये तो वैसे भी इंसानों का मामला है। वॉन्जू उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इसलिए वो खुद से उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस अफसर उसे वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं होता। जिसके बाद फिर वॉन्जू अपना ही दिमाग लगाता है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पेनलेस डेथ के आइडियाज मांगता है कि तभी थोड़ी देर में एक ग्रिम रीपर आईडी के नाम से उसे एक मैसेज आता है, जो कि फिर उसे एक ग्रुप लिंक भी देता है जिसमें वॉन्जू फेक आईडी बनाकर सबके साथ में ऐड हो जाता है और देखता है कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि सुसाइड के आइडियाज मांग रहे होते हैं। ग्रिम रीपर वाला आदमी फिर उन्हें एक जगह आने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं आप सभी लोगों के साथ में सुसाइड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे फिर वॉन्जू जैसे ही ऑफिस से वेपन लेकर सुसाइड वाली जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर ग्रुप वाले 3 बंदे होते हैं जो कि अपने फेक नाम बताते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बीटा मेल, दूसरे का नाम होता है गुड बाय और एक सिनेस्टर नाम की लड़की होती है। सभी फिर अपनी अपनी सुसाइड की वजह बताने लग जाते हैं, तो जिसमें कि वॉन्जू भी फिर उन्हें एक छोटी कहानी सुना देता है और फिर वो बाथरूम जाने के बहाने से चेक करता है कि वो नाइट्रोजन वाला बंदा गैस लेकर आया है या नहीं। वॉन्जू भागकर फिर सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि सुसाइड से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही सबको समझाते हुए कहता है कि अभी तुम लोग अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। और ये सुनकर फिर गुड बाय और सिनेस्टर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बीटा मेल वहीं पर बैठा हुआ रहता है। वॉन्जू भी उस गैस वाले आदमी से लड़ने लग जाता है कि तभी बीटा मेल उसके सर पर पीछे से मारकर उसे किडनैप कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ सैम और गॉरिन को अचानक से पता लगता है कि वेपन्स वाली जगह पे वेपन्स गायब हो गए हैं और वो लोग समझ आते हैं कि वॉन्जू का ही काम होगा जो कि उनसे अकेले ही लड़ने के लिए चला गया। जिसके बाद सैम बताता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़का जरूर ऐसा कुछ न कुछ करने वाला है और मैंने इसीलिए वॉन्जू के फोन में ट्रैकर लगा दिया था। जिसके बाद वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटा मेल भी वॉन्जू को बता रहा होता है कि वही ग्रिम रीपर है और वो दूसरा आदमी तो सिर्फ नाइट्रोजन सप्लाई करता है और वो भी मेरे लिए। वॉन्जू से ऐसा करने का कारण पूछता है तो वो उसे बताता है कि मुझे बस ये सब कुछ करने में मजा आता है। और ये सुनकर तो वॉन्जू फिर उसे साइको बोलने लग जाता है। बीटा मेल हंसते हुए उसके पास आकर उसे बेहोश करने लगता है कि तभी गॉरिन और सैम आकर उसे बचा लेते हैं अपनी धमाकेदार एंट्री से, जिन्हें देखते ही बीटा मेल तो वहाँ से भाग जाता है। गॉरिन भी उसके पीछे जाती है और बहुत बुरी तरह से उसे पीट डालती है। सैम और वॉन्जू भी इसके पास आते हैं, जहाँ पर उन्हें आते हुए देखकर बीटा मेल के सुसाइड की नोटिफिकेशन उनके पास आती है और ये देखकर वॉन्जू से बचाने से मना कर देता है कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी नहीं बचाएगा जो कि लोगों को मारता है। लेकिन गॉरिन उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन वॉन्जू मना कर देता है और इसी बीच बीटा मेल पॉइजन खा लेता है। और थोड़ी देर बाद ही पाक बीटा मेल के पास आकर कहता है कि अब तुम नर्क जाने वाले हो, जिसके बाद ही तुम्हें तुम्हारे सारे पापों की सजा मिलेगी। और गॉरिन से कहकर चला जाता है कि क्या तुम ऐसे ही क्रिमिनल्स को भी बचाओगी। गॉरिन ये सारा फैसला जून पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि बीटा मेल को जीना चाहिए या मरना चाहिए। नर्क का नाम सुनते ही बीटा मेल जीवन की भीख मांगने लग जाता है और उसकी ये हालत देखकर वॉन्जू भी फिर एम्बुलेंस को कॉल करके बुला ही लेता है। ये देखकर बीटा मेल उसकी हालत पे हंसने लग जाता है। वॉन्जू से कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद दोस्तों सैम वॉन्जू को ड्रिंक्स करते हुए हम देखते हैं, जहाँ वो उससे कहता है कि पहले गॉरिन भी तुम्हारी जैसी काफी इमोशनल डिसीजन लिया करती थी, लेकिन फिर टाइम के साथ वो चेंज हो गई।
वॉन्जू से पूछता है कि क्या उसने सही किया। सैम उसे हाँ बोलते हुए कहता है कि उसे उसके कर्मों की सजा वैसे भी इस जन्म में मिल ही जाएगी। साथ ही वो उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें बीटा मेल के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं। वॉन्जू उनको पुलिस को भेज देता है और वहीं बीटा मेल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और लाइफ टाइम के लिए बेचारा बेड पर ही लेट जाता है। सैम वॉन्जू को बताता है कि ये अब से पूरे के पूरे 18 साल तक ऐसे ही बेड पर रहकर अपनी सजा को काटेगा। जिसके बाद वॉन्जू गॉरियन को जाकर थैंक यू कहता है कि उसने उसके ऊपर ट्रस्ट जो किया, और साथ ही उसके लिए कॉफी लेकर आता है, जहाँ वो देखता है कि ऑफिस में वो तो है ही नहीं, नीचे पार्क से बात कर रही है। जहाँ पर पार्क गॉरियन से पूछ रहा होता है कि वो उसे उसके सपने में क्यों दिखाई देती है, और ये सुनकर तो गॉरियन भी काफी शॉक हो जाती है और पार्क से कहती है कि उसका उसके सपने से कोई लेना देना नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि दोस्तों कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो फिर नेक्स्ट डे वॉन्जू को अपनी माँ की याद आ रही होती है। वो उनसे मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर शॉप बंद करके जा रही होती है। वॉन्जू से बताता है कि वो उनका डेली कस्टमर है और वो शॉप क्यों बंद कर रही है। वॉन्जू की सिस्टर बोलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए आज शॉप बंद रहेगी। और उसी टाइम पर उसकी सिस्टर के पास किसी का कॉल आता है, जहाँ वो फोन पर बोल रही होती है कि जी हाँ, मैं ट्यूशन देती हूँ। वॉन्जू के पूछने पर वो उसे बताने लग जाती है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं माँ से छुप कर ही ट्यूशन देती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वॉन्जू अपनी माँ को हॉस्पिटल में ठीक देखकर वापस से अपनी ऑफिस में आ जाता है, जहाँ उन्हें सुसाइड करने वाले की लोकेशन और साथ ही रेटिंग 15% पर मिलती है। और ये देखकर तो वो जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंचती हैं, जहां पर वॉन्जू अपनी बहन को एक ट्रक के सामने बैठा हुआ देखकर जल्दी से उसे बचाने के लिए उसके सामने बैठ जाता है कि तभी गॉरिंग और सैम भी अपनी पावर से उस ट्रक को रोक लेते हैं, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था देखने में। जिसके बाद गॉरिंग और वॉन्जू और उसकी सिस्टर साइड में पार्क में बैठ जाते हैं, जहां पर उसकी सिस्टर के पास एक डॉगी होता है और वो उसी को बचा रही होती है। साथ ही वो बोलती है कि ये डॉग तो उसे रोज मिलता है, लेकिन इसका कोई भी मालिक नहीं है और इसलिए वो वॉन्जू से उसे रखने के लिए बोलती है। तो वॉन्जू से साफ इनकार करने लग जाता है, लेकिन गॉरिंग उस डॉग को ले लेती है कि तभी सैम आकर उसे पूछता है कि आपने इसे क्यों ले लिया। तो वो बताती है क्योंकि हमें इस डॉग के सुसाइड की नोटिफिकेशन मिली थी, और ये सुनकर तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फिर सभी लोग मिलकर उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं मिलता ही नहीं है। साथ ही फिर एक क्लिनिक वाली उस डॉग को चेक करके बताती है कि इसकी उम्र तो 13 साल है और इसे कोई बीमारी है, जिसके कारण इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अगर ये पालतू है तो इसे अपने घर का रास्ता तो पता ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका ओनर इसे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। ये सब कुछ सुनकर वॉन्जू जैसे ही उस डॉग के ओनर की बुराई कर रहा होता है कि बीमारी में भी वो उसे कैसे छोड़कर जा सकता है, ये सुनकर तो वो डॉग गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर ही भौंकने लग जाता है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास भी डॉग है और उसका क्या नाम है, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारा सा डॉग है, उसका नाम बोबो रखा है मैंने, और इसीलिए आपके डॉग का जो भी नाम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी तो देखें कि आखिर हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर्स डॉग लवर हैं। बैक टू द स्टोरी। उसके बाद गॉरिन वॉन्जू को जमादोंग जाकर उस डॉग की मेमोरी लाने को कहती है, क्योंकि भाई वो लोग सबकी मेमोरी का हिसाब जो रखते थे। वॉन्जू भी फिर डॉग की मेमोरी की पेन ड्राइव ले आता है और देखता है, जिससे गाइस ये पता लगता है कि उस डॉग का नाम गोंग है और वो बचपन में ही खो गया था, जिसे कि एक सॉन्ग नाम के लड़के ने पाल लिया था। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और फिर एक दिन गोंग के कारण ही सॉन्ग का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग गई थी। और ये सब कुछ देखकर गोंग भी बहुत बुरा लगा था। बड़ा होकर सॉन्ग ने अपनी चोट पर एक टैटू बनवा लिया था, और एक दिन उसे डॉक्टर से गोंग की बीमारी के बारे में पता लग गया था। साथ ही वो कॉल पर भी बात कर रहा होता है, जहाँ पर गोंग सब कुछ सुन लेता है और उसके बाद बारिश में भीगता हुआ वो नजर आता है। वॉन्जू ये सारी बातें जाकर गॉरिन को बताते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये गोंग जानबूझकर घर से भागा है, और इसीलिए अब आप एक ऐसे डॉग ओनर को ढूंढो जिसकी आंख पर टैटू बना हो। सैम सर्च करता है और उसे संग के बारे में सब पता भी लग जाता है, और वो गॉरिन को बताता है कि ये सॉन्ग भी गोंग को 3 हफ्तों से ढूंढ रहा है। सैम फिर उसे कॉल कर अपनी लोकेशन पर बुलाता है। सॉन्ग भागता हुआ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बस सैम और गॉरिंग ही है। गॉरिंग उसे बोलती कि फिलहाल तो गोंग हमारे दोस्त के पास है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू गोंग को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सुसाइड करने का क्यों सोचा,
जहाँ पर दोस्तों फ्लैशबैक से हमें ये पता लगता है कि सॉन्ग ने डॉक्टर से कहा था कि आपको कॉन्ग को बचाना ही होगा वरना मैं भी मर जाऊंगा, जिससे कि दोस्तों साफ हो जाता है कि कॉन्ग वहाँ से इसलिए भागा ताकि सॉन्ग उसके लिए अपनी जान ना दे, क्योंकि वो उसे मरते हुए जो नहीं देख सकता था। जिसके बाद फिर गॉरिंग कॉन्ग को आकर समझाते कि तुम्हारे जाने से सॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन वो टाइम के साथ ही हील हो जाएगा और अगर तुम बिना मिले ही उससे चले गए तो उसे सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। ये सब को सुनकर फिर कॉन्ग सॉन्ग से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही सॉन्ग कॉन्ग को देखता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे टाइम ना दे पाने के लिए सॉरी बोलता है और उनकी लाइफ को इतना हैप्पी बनाने के लिए भी उसे थैंक्स कहता है। कॉन्ग फिर जल्दी से उसकी गोद में आकर बैठ जाता है और उसकी सुसाइड रेट कम हो जाती है। लिटरली दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी होगा अगर आप एक डॉग लवर हैं तो। तो फिर उसके बाद कॉन्ग की सोल को लेने के लिए ग्रिम रीपर पहुंच जाता है तो सैम और वॉन्जू से थोड़ा और टाइम मांगते हैं। 1.5 घंटे का टाइम देकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सॉन्ग कॉन्ग को आखिरी बार वॉक पर लेकर जाता है और अपने पुराने टाइम को याद करता है। और फिर ऐसे देखते ही देखते दोस्तों सॉन्ग की गोद में ही कॉन्ग अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। ग्रिम रीपर आकर उसकी सोल को ले जाते हैं और ये सब कुछ देखकर बाकी सब भी वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं जैसे कि अभी आप और मैं हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे वॉन्जू अपनी फैमिली से मिलकर डायरेक्टर के पास आ जाता है, जो कि उसे कॉफी देते हुए उसकी उदासी का कारण पूछती है। तो वॉन्जू उसे बताता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को आज बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो डायरेक्टर उसे समझाती है कि झेलना तो सबको पड़ता है और जो मुसीबतों से नहीं हारते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इसीलिए सारे के सारे ग्रिम रीपर भी काम कर रहे हैं। सैम और गॉरिंग भी अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने अगले जन्म में अच्छा रिवॉर्ड मिले। और वहीं सैम को हम एक लड़की के साथ में देखते हैं दोस्तों, जो कि उसकी पास्ट लाइफ में थी। और वहीं गॉरिंग भी पार्क को देखकर कुछ याद करती है कि वो उसकी पास्ट लाइफ में था। यानी कि यहाँ पर ये बात तो साफ है कि उसने पार्क से झूठ बोला था कि उसका उसके सपनों से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि दोस्तों कुछ तो था जो कि गॉरिन सबसे छुपा रही थी। और गॉरिन डायरेक्टर से जाकर पूछती है कि मैं और पार्क एक दूसरे के सपने में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो कहा था कि वो एक अलग इंसान है। तो डायरेक्टर कहती है कि मैंने ये बात इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये सुनते ही गॉरिंग चली जाती है और इसके बाद सुसाइड नोटिफिकेशन मिलते ही तीनों फिर कैफे में जाते हैं, जहाँ पर गॉरिंग बताती है कि ये एक ट्विन सुसाइड केस है जिनका नाम युनहुई और युनजे है। और इतना कहते ही गॉरिंग सैम को कॉफी लेने के लिए भेज देती है और वॉन्जू को ये केस अच्छे से हैंडल करने के साथ साथ सैम का भी ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि सैम की माँ का गैंग रेप हुआ था और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। हमारे आज के केस में युनहुई के साथ भी सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है और इसलिए वो काफी इमोशनल हो सकता है। जिसके बाद गॉरिन युनहुई के पास और वॉन्जू और सैम युनजे के पास जाने का फैसला करते हैं। सैम और वॉन्जू प्रोटेस्ट करते हुए युनजे के पास पहुंचते हैं और खुद को रिपोर्टर बताकर उससे पूरी जानकारी जानते हैं, जहाँ पर वो नहीं बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले ही मैं और युनहुई बार में फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर ज्यादा ड्रंक होने के कारण वो मुझे घर चलने को बोली, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में निकल गई और उसके फ्रेंड को कैब मिल गई थी, जिससे कि वो फिर अकेले ही घर जाने लगी कि तभी एक आदमी ने आकर उसे जबरदस्ती की। युनहुई ने भागने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और एक जगह ले जाकर उसे बहुत मारा। मैंने जब उसे मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने घर जाकर चेक किया, लेकिन वो तब तक घर नहीं पहुंची थी। तो मुझे लगा कि वो शायद अपने फ्रेंड्स के साथ में उनके घर चली गई होगी, लेकिन तभी पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा और सच बताया। जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया तो वो मुझे ये बोलने लगी कि सब कुछ मेरी ही गलती थी, कि मैंने उसका साथ नहीं दिया था और मुझे वहाँ से उसने भगा दिया। जिसके साथ ही वो दोस्त कहता है कि जब से ये केस कोर्ट में गया है तो उसके वकील ने मैनिपुलेट करके युनहुई से बहुत सारे सवाल किए और जिससे कि फिर उस असॉल्टर को सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही नेक्स्ट सुनवाई तक की सजा हो गई, जो कि अब बहुत ही मजे से खुला घूम रहा है। लेकिन मेरी बहन हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और अब मुझे लगता है कि मैं ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। वहीं दूसरी तरफ गॉरिन युनहुई से जाकर मिलती है, जिसको अपने साथ हुए हादसे से आ रहे सपनों से डर लग रहा था। वो गॉरिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और चिल्ला रही होती है कि सब उसकी ही गलती है, कि रात में उसे ड्रिंक करके बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो गॉरिन उसे समझाती है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और इसलिए
तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद गौरिंग और वॉन्जू साथ में बैठकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें युनहुई की सुसाइड रेट बढ़ते हुए नजर आते हैं और वो वहाँ से अलग अलग भागते हैं, क्योंकि उसने अपने भाई की प्रोटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर जो देख ली थी और गुस्से में घर जाकर उसने अपने भाई पर बहुत ज्यादा चिल्लाया था कि ये सब कुछ वो करना बंद क्यों नहीं करता, क्योंकि इससे तो उसकी और भी ज्यादा बदनामी हो रही है। ये सब कुछ सुनकर युनजे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी युनहुई के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो बस सुसाइड अटेम्प्ट करने ही वाली होती है कि तभी उनको युनजे के सुसाइड रेट बढ़ने का नोटिफिकेशन मिल जाता है। वॉन्जू फिर युनहुई के पास रुककर उसे समझाती है कि सुसाइड करने से कुछ भी खत्म नहीं होगा, बल्कि तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमें सब कुछ ठीक करने के लिए मरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सब कुछ सुनकर युनहुई फाइनली थोड़ा शांत हो जाती है। और वहीं सैम और वॉन्जू असॉल्टर के घर पहुंचते हैं, क्योंकि दोस्तों युनजे भी वहीं पर पहुंचा हुआ था और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, तो सैम उसे पीछे से हटाकर खुद उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है, क्योंकि वो भी काफी इमोशनल हो गया था। वॉन्जू उसे रोकने के लिए आता है तो युनजे उसे पकड़ लेता है कि उसे मत रोको, वो सही कर रहा है। वॉन्जू पहले तो उसे समझाता है कि वो जानता है कि सैम बिल्कुल ही गलत कर रहा है और फिलहाल के लिए उसे अपनी बहन का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान है और इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी बोल रही है, लेकिन जैसी भी है वो है तो तुम्हारी बहन ही, तुम्हें उसे हिम्मत देनी चाहिए। ये सब कुछ सुनते ही युनजे भी सब कुछ समझ आता है और युनहुई के पास चला जाता है, जिसके बाद वॉन्जू सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे पीछे ही हटा देता है कि तभी गौरिंग आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर रोक लेती है, जिसके बाद गौरियन युनहुई का केस लड़कर उस असॉल्टर को लंबी सजा करवा देती है, जिससे कि युनहुई और युनजे फाइनली दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैम की पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है दोस्तों, कि सैम अपनी माँ के साथ में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिर एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो उसकी माँ रस्सी से लटकी हुई थी। नेक्स्ट डे फिर सभी सैम की पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में लोगों को मारा था। ये सब कुछ सुनकर तो वॉन्जू गौरिंग को आकर बताने लग जाता है, तो गौरिंग कहती है कि हाँ ये बात सच है। वहीं सैम एक औरत को देखने के लिए जाता रहता था, जहाँ पर गैस ये पता लगता है कि ये सैम के पास्ट में उसकी माँ थी। जिसके बाद सैम गौरियन को आकर टीम को छोड़ने की बात करता है, क्योंकि सब लोग उसके बारे में गलत बातें जो कर रहे थे। गौरियन उससे कहती है कि उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। लिम वहाँ से चला जाता है। वॉन्जू भी उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रोकता है कि तभी वॉन्जू आकर गौरियन से लिम की पूरी स्टोरी पूछता है, तो गौरियन उसे बताती है कि सैम और उसकी माँ की सोल को वही लेकर आई थी जब वो पार के साथ में काम करती थी। ये बहुत ही पुरानी बात है, जब सैम अपनी माँ के साथ में खुश था और वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे खुद पढ़ाया करती थी, क्योंकि वो लोग काफी गरीब जो थे और गरीबों के लिए कोई स्कूल नहीं था उस टाइम पर। जिसके बाद फिर एक दिन कुछ लोग सैम की माँ की शॉप पर खाना खाने के लिए गए हुए थे कि तभी पास में खड़ी एक लेडी सैम की माँ को बोलती है कि वो नए गवर्नर के लोग हैं। जिसके बाद फिर वही लोग रात में लिम की माँ को लेने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि उसे गवर्नर ने बुलाया है, कि तभी कैसे पता लगता है कि लिम की माँ गवर्नर की सेविका थी, यानी कि वो उनकी सर्वेंट थी, लेकिन वो उसके साथ सोना चाहता था। जहाँ पर वो मना कर देती है तो वो गुस्सा होकर उसके साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर प्रेजेंट में वो गवर्नर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो लोग उससे सैम की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का वादा करते हैं, लेकिन सैम की माँ सोच विचार कर नेक्स्ट डे उन्हें मना कर देती है कि वो अपने बेटे को खुद पढ़ा लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो गवर्नर सैम की बेइज्जती करने लग जाता है, जो कि उनसे सुनी नहीं जाती है और वो उसकी उल्टी बेइज्जती करके चली आती हैं। ये सब कुछ सुनकर वो गवर्नर अपने आदमियों से उन्हें सबक सिखाने के लिए भेजता है, जहाँ पर जाकर उसके आदमियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और वहीं सैम के फ्रेंड उसकी माँ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो तो एक सेविका है। ये सब कुछ सुनकर सैम गुस्से में घर आ जाता है, जहाँ पर वो उन आदमियों को घर से निकाल देता है और फिर अपनी माँ से बाहर खड़े होकर पूछता है कि लोग आपके बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हैं। माँ के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है और इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा भला बुरा बोलकर चला जाता है। साथ ही उसने अपनी माँ को ये तक बोल दिया था कि आपको तो मर जाना चाहिए क्योंकि आप गलत काम करती हैं। जिसके बाद वो जैसे ही वापस आता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। जैसे जैसे सैम बड़ा होता है वो अपनी माँ और इन सारी सेविकाओं से नफरत करने लग जाता है और उसके बाद फिर एक दिन वो अपने घर वापस आता है, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी उसे सब कुछ सच बताने लग जाती है कि उसकी माँ ने सुसाइड क्यों किया था। ये सब कुछ सुनकर तो सैम को काफी रिग्रेट होता है कि वो अब तक अपनी माँ को कितना गलत समझता था। वो गुस्से में जाकर उस गवर्नर को और उसके आदमियों को
मार डालता है और फिर नशा करते हुए खुद भी मर जाता है। जिसके बाद गौरंग ही उनकी सोल को जुमादोंग में लेकर आती है, जहाँ पर सैम अपनी माँ को हमेशा याद रखने के लिए ग्रिम रीपर ही बन जाता है ताकि वो उन्हें याद रख सके, और फिर वो दूसरी टीम के साथ में काम करने लगता है। फिर टाइम बीतता जाता है और रिस्क मैनेजमेंट टीम को सुसाइड रोकने वाली टीम बना दिया जाता है, जहाँ पर गौरिंग उनकी मैनेजर होती है। और ये देखकर सैम भी वो टीम ज्वाइन कर लेता है और गौरिंग से कहता है कि मैं पास्ट लाइफ में उनको तो सुसाइड करने से नहीं रोक पाया, लेकिन अगर अब इस लाइफ में ऐसा हुआ तो मैं जरूर रोकूंगा। सो दोस्तों, अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सैम अपनी माँ को देखकर काफी खुश हो जाता है और फिर वो अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर वॉन्जू उसकी फेयरवेल पार्टी की बात कर रहा होता है। तो गौरिंग किसी काम में उन्हें अकेला ही पार्टी करने को बोलकर चली जाती है। वॉन्जू सैम के साथ में ड्रिंक पर जाता है, जहाँ वो फिर से उसकी माँ को देख लेता है और कहने लग जाता है कि उसकी माँ ने सिर्फ उसकी वजह से ही सुसाइड की थी, सब कुछ मेरी ही गलती थी, और ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैम सेलिंग टीम में काम करने लगता है, जहाँ पर उसे लोगों के ड्रीम में जाना होता है और साइन करा कर लाना होता है। ये भी दोस्तों सिर्फ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें उन्हें ये साइन करना होता है कि मरने के बाद वो जुमादोंग में ही आएंगे, यानी कि उन्हें मरने के बाद एक ऐसी लाइफ मिलेगी जहाँ पर वो जिंदगी और मौत के बीच में रहेंगे। सैम भी अपने जॉब से काफी खुश होता है और वही वॉन्जू गौरन के लिए लंच लेकर आ रहा होता है कि तभी उसे सैम की माँ की सुसाइड अलर्ट वाली न्यूज मिलती है। वो भागता हुआ गौरन को बताता है और सैम को बताने की बात करता है, तो गौरन उसे मना कर देती है कि इससे वो हर्ट हो सकता है, क्योंकि भले ही वो पास्ट लाइफ में उसकी माँ जरूर थी, लेकिन इस लाइफ में तो नहीं है ना। वहीं दूसरी तरफ सैम की माँ, जिनका नाम यू है, उन्हें अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसे आकर खिलाने लग जाती है कि तभी गौरिंग नोटिस करती है कि यू की सुसाइड रेट कम हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यू फिर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होते ही मर चुका गया था और वो बस एक सपना देख रही थी। नेक्स्ट डे वॉन्जू सैम के पास पिज्जा लेकर आता है और माँ के बारे में बताने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन उसे खुश देखकर वो कुछ नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन में वॉन्जू और गौरिंग उसी शॉप पर जॉब करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यू काम करती थी, ताकि वो उसके बारे में सब कुछ पता लगा सके। कि तभी शॉप ओनर से उन्हें पता लगता है कि उसके बेबी की डेथ हो गई थी और इसलिए वो अंदर से टूट चुकी है। वॉन्जू ये सारी बातें गौरिंग को बताता है, जहाँ पर तभी एक कस्टमर आकर यू के बेबी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करने लगती है, तो सभी उसको वहाँ से ले जाते हैं। यू भी स्टोर रूम जाकर याद करती है कि वो बच्चे की कितनी ज्यादा अच्छे से देखभाल किया करती थी और अपने लास्ट मंथ में भी वो काम ही कर रही थी। कि तभी एक कस्टमर वहाँ पर एक पैंट वापस करने के लिए आती है, जिसे देखकर यू तो साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो उसे पहले ही यूज कर चुकी थी। वहाँ पर वो उससे काफी लड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से यू को धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसे पेन होने लग जाता है और वो औरत उसे ऐसे ही हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। यू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके ऑपरेशन में बेबी की डेथ हो जाती है और यू उसकी डेथ के जिम्मेदार खुद को मानने लग जाती है कि उसे लास्ट मंथ में आराम करना चाहिए था। उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है। और स्टोरी दोस्तों फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर यू का हस्बैंड उसे कॉल करके बताता है कि वो काम से बाहर जा रहा है और वो अपना पूरा ध्यान रखे। वो भी ठीक है बोलकर फोन को काट देती है कि तभी वो औरत आकर फिर से यू के बाल पकड़कर उसे लड़ने लग जाती है। लेकिन तभी डायरेक्टर आकर उस औरत के बाल पकड़कर बाहर निकलने को कहती है। वॉन्जू भी उसे बाहर लेकर जाता है और उसके बाद डायरेक्टर खूब सारे कपड़े पैक करवा कर वॉन्जू को गरीबों में बांट देना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सभी काम से फ्री होकर घर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर यू वीकनेस की वजह से बेहोश होने लगती है। तो गौरिंग और वॉन्जू उसे वहाँ पर आकर संभालते हैं और घर लाकर बेड पर लिटा देते हैं। डिनर बनाकर भी वो टेबल पर रखते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि यू की सुसाइड रेट फिर से कम हो गई थी। ये देखकर तो उसके रूम में वो देखते हैं कि यू गहरी नींद में सो रही होती है। गौरिंग फिर उसे समझाती है और वॉन्जू को बताती है कि वो ऐसे सपने देखती है जहाँ पर उसे जीने की इच्छा होती है और इसीलिए अब उसके सपने में जाकर हमें उसे समझाना होगा। और कहते हुए सेलिंग ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ पर सैम को ना देखकर वो उसकी आईडी लेकर रूम में जाकर सिस्टम पर यू की सारी इन्फॉर्मेशन भरकर उसके ड्रीम में पहुँच जाती हैं। वही हमें यू का ड्रीम दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर वो अपने बच्चे के साथ में खेल रही होती है। कि तभी गौरिंग आकर उसे समझाती है कि ये उसका ड्रीम है और वो उसे सच ना माने और इसलिए तुम्हें दिक्कत हो सकती है।
वो उसे बहुत ज्यादा समझाती है तो यू उसकी बात तो नहीं मानती है और वहाँ से उसे जाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू को यू की सुसाइड रेट काफी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि तभी वो यू के पास कुछ दवाइयाँ रखी हुई देख लेता है, जिससे कि वो समझ आता है कि वो उन्हें खाकर सोई हैं। और वो फिर तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, जहाँ से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जिसके बाद वॉन्जू सैम को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देता है। सैम भी फिर जल्दी से ड्रीम रूम में आकर यू की सारी इन्फॉर्मेशन भरता है और उनके सपने में पहुंच जाता है, जहाँ पर गौरिंग यू को समझा रही होती है। सैम भी गौरिंग से कहता है कि वो ये काम अच्छे से हैंडल करेगा। गौरिंग से बोलते है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और इसीलिए हमें इन्हें अच्छे से समझाना होगा, लेकिन अगर ये नहीं समझी और इन्होंने जल्दी नहीं की तो ये बच्चा इन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर यू डरते हुए से पूछती है कि क्या ये सच में ड्रीम है। सैम फिर उसे हमें जवाब देता है। यू फिर अपने बेबी को ले जाकर रोने लग जाती है कि तभी सैम उसके पास आकर उसे समझाता है कि ये बेबी आपको आफ्टर लाइफ के बाद जरूर मिलेगा और हमेशा ही ये आपको याद रखेगा, क्योंकि बच्चे जब पेट में होते हैं तो हमारी सारी बातें सुनते हैं। तो यू याद करती है कि वो और उसका हस्बैंड बेबी से पहले क्या क्या बातें करते थे, जहाँ पर उसकी सारी बातों को समझ आती है और बेबी को गुड बाय बोलती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी यू की बॉडी से पॉइजन को निकालते हैं और वो होश में भी आ जाती हैं। सैम और गौरिंग हॉस्पिटल लाकर वॉन्जू की तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने सही टाइम पर उसे हॉस्पिटल भेज दिया था। थोड़े दिन बाद ही यू अपने हस्बैंड के साथ में बीच पर जाती हैं और अपने बेबी के शूज पानी में बहा देती हैं कि तभी उनका हस्बैंड कुछ लेने के लिए जाता है और इतने में ही सैम उनके पास आकर उनकी पावर से उसे उसकी पास्ट लाइफ याद दिलाते हुए कहता है कि मैं आपका बेटा सैम हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी वजह से ही आपको सुसाइड करना पड़ा था। ये सब को सुनकर तमा रोने ही लग जाती हैं और उसे देखकर खुश भी होती हैं। सैम कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इसलिए अब मैं ग्रिम रीपर बन गया हूँ और मैं अब हमेशा ही अपनों को प्रोटेक्ट कर रखूंगा। ये सब कुछ सुनकर उसकी माँ उसे ग्रिम रीपर की जॉब छोड़ने के लिए कहती है कि अब उसने बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन सैम उनको साफ इनकार कर देता है और फिर दोनों लोग गले मिलते हैं। जिसके बाद दोस्तों सैम फिर से उनकी मेमोरी मिटाकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते वक्त बीत जाता है। उसके बाद तीनों डिनर करते हैं, जहाँ सैम वापस से रिस्क मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने की बात करता है। नेक्स्ट डे गौरिंग डायरेक्टर के पास जाती है, जहाँ वो गौरिंग से कह रही होती है कि कभी कभी कुछ रिग्रेट एक लाइफ में खत्म नहीं होते हैं। कि तभी पाक वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो उनसे उसे बुलाने का कारण पूछता है। तो डायरेक्टर बताती है कि मैंने तुम्हारी नींद न आने के इलाज के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो बोलता कि मैं समझा नहीं, क्या मेरा गौरिंग के साथ में कोई कनेक्शन है? तो फिर डायरेक्टर उसे ये खुद पता करने के लिए बोलती हैं और ये सुनकर पाक फिर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है और अपनी पास्ट लाइफ की फाइल्स मांगता है, जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि ये तो लॉक है और इसे बस डायरेक्टर ही देख सकती हैं। तो पाक पूछता है कि मेरे साथ साथ यहाँ पर और किसकी फाइल लॉक है? तो वो बताता है कि गौरिंग की फाइल भी लॉक है। ये सुनकर तो पाक वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि उसे शक तो हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जहाँ पर फिर उसे स्क्वाड की नई मेंबर यून मिलती है, जो कि पाक की काफी बड़ी फैन होती है। पाक टीम में उसका वेलकम करता है और वहीं डायरेक्टर गौरिन से उसके नए केस के बारे में कहती है कि इस केस में रिस्क मैनेजमेंट और स्क्वाड टीम को साथ में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इस केस में एक डेथ भी होने वाली है। जिसके बाद वो गौरिन को यून से मिलवाती है और साथ में ही भेज देती है। गौरिन भी फिर यून का इंट्रो सैम और वंजू से करवाती है। फिर केस के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है कि सुसाइड करने वाली औरत का नाम बुक हुई है, जहाँ पर फिर यून भी एक लेडी का फोटो दिखाकर कहती है कि इसका नाम ली चोंग है, जो कि मरने से पहले बुक हुई से मिलना चाहती है और मुझे इसकी सोल लेकर आनी है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग बुकुई के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो एक स्टैचू को साफ कर रही होती है और उसके बाद वो सभी के पूछने पर बताती है कि उसे देखकर मुझे मेरी दोस्त यूनी की याद आती है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन मेरी वजह से ही उसकी पूरी लाइफ काफी कठिनाइयों में बीती है और जिसका कि मुझे अंदाजा भी नहीं था। फिर वो एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि मेरा पोता कोरियन जापानीज वॉर पर एक रिपोर्ट बना रहा है, जहाँ पर मुझे ये फोटो मिली है और ये स्कार्फ वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि यून ही है, क्योंकि ये मैंने ही उसे दिया था और मैंने उसे जापान जाकर काम करने को कहा था, लेकिन वॉर की वजह से जापानीज आर्मी ने उसको बंदी बना लिया। तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग ग्रिम रीपर हो ना? सैम भी हाँ बोलते उनसे पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता चली? तो वो कोई कहती है कि उम्र का तजुर्बा सब कुछ सिखा देता है मेरे दोस्त।
गौरन भी फिर उन्हें बताती है कि हम यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं क्योंकि आप सुसाइड करने वाली हैं। जिसके बाद फिर ली चोंग की फोटो दिखाकर वो उससे मिलवाने के लिए कहती है, जिसके लिए पहले तो वो कोई साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर जैसे ही गौरिंग उसे बताती है कि उनके पास कम समय बचा है तो वो मिलने के लिए रेडी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यून भी वॉन्जू को बता रही होती है कि जब पाक उसकी सोल लेने के लिए आया हुआ था तब कोरियन जापानीज वॉर चल रही थी, तो सोल सोसाइटी में भी जापानीज ग्रिम रीपर हमें परेशान कर रहे थे, तो पाक ने हमें बचाया था और इसलिए मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो खुई ली चोंग से मिलकर उससे यूनी और अपनी कहानी बताती है कि हम बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन यूनी के डैड की डेथ होने के बाद घर चलाने के लिए मैंने ही उन्हें जापान में जॉब करने के लिए भेजा था, लेकिन तभी वॉर स्टार्ट हो गई। जब मेरे पोते की रिपोर्ट में मैंने वो फोटो देखी तो मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद ली चोंग अपनी स्टोरी बताती है कि यूनी हमेशा से ही तुम्हारी ही बातें किया करती थी और वो बहुत ही हिम्मती लड़की थी। हमें जापानीज आर्मी ने बंदी बनाकर सेपरेट रूम में रख दिया था और उसके बाद वो लोग हमें बहुत मारते थे और हमारा रेप भी किया गया था। लेकिन फिर जब एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो यूनी ने उसकी केयर करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम बाकी सारी लड़कियां आर्मी से बहुत डरती थी, लेकिन वो बहुत हिम्मती थी। यूनी ने तो कभी हार ही नहीं मानी और उसकी बहुत ज्यादा केयर की, जिसके लिए उसे काफी मार भी पड़ती थी, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती थी। और मैं आर्मी से डरकर एक दिन सुसाइड करने वाली थी, लेकिन यूनी ने ही मुझे बचा लिया था और जीने के लिए हिम्मत भी दी थी। बोला था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिन बाद हमें ये पता चला कि आर्मी हमें मारने वाली है और इसलिए हम वहाँ से भाग गए, लेकिन आर्मी हमारे पीछे पड़ गई थी कि तभी यूनी ने अपनी जान देकर हम सबको बचा लिया, जिसने कि आर्मी के आदमी को बहलाया और हम सबको वहाँ से भगा दिया। जैसे ही फिर मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे मॉम डैड मर चुके थे और सारे के सारे लोग मुझे ही गलत बोल रहे थे और इसीलिए मैं हमेशा अकेली रही। लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग खुद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी किया ताकि जापानीज गवर्नमेंट हमसे माफी मांगे क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ था। ये सब कुछ सुनकर बुकी रोती हुई बाहर आ जाती है कि तभी गौरिंग उससे यून से मिलवाती है, साथ ही उसे बताती है कि मैं ही तुम्हारी यूनी हूँ। ये सब कुछ सुनकर दोनों फिर गले लगकर रोने लग जाती हैं। यूनी उसे बोलती है कि मैं अपने दोस्तों को कभी ना भूल जाऊं और इसीलिए मैं आज ग्रिम रीपर बनी। जिसके बाद वॉन्जू और यून ली चोंग के पास आते हैं तो वो वॉन्जू को देखकर बताती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल उससे बिल्कुल भी मिलती दिखाई नहीं देती। जब वो सैनिकों से बचकर भाग रही होती है तो पास्ट लाइफ वाले वॉन्जू ने उसकी भागने में काफी हेल्प की थी। जिसके बाद यून भी फिर उन्हें अपनी असलियत बताती है। ये सुनकर तो फिर तीनों ही रोने लग जाती हैं और इसके बाद सब ली चोंग को गुड बाय बोलते हैं। नेक्स्ट डे फिर गौरिंग अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वॉन्जू देखता है वो दास है और वो उससे उसका कारण पूछता है, जिससे कि वो तो उसे वहाँ से आकर भगाई देती है। सैम फिर उससे आकर पूछता है, साथ ही उसे बोलता है कि आज उनकी छुट्टी है, जो कि हमें सिर्फ उसी दिन मिलती है जिस दिन हमारी डेथ हुई थी। ये सुनकर तो वॉन्जू डायरेक्टर के पास आकर गौरिंग की सुसाइड करने का कारण पूछता है। पहले तो वो उसे इनकार करने लग जाती है, लेकिन गौरिंग की खातिर वो उसे बता देती है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है दोस्तों। ये बात है 400 साल पहले की, जहाँ पर गौरिंग अपनी फैमिली से छिपकर जंगल में शिकार कर रही होती है कि तभी वो किसी की आवाज सुनती है, जहाँ पर एक लड़का दो गरीब लोगों की गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन गौरिंग उन्हें आकर बचा लेती है। वो गौरिंग को घर ले जाकर खाना खिलाकर थैंक यू कहते हैं। तो गौरिंग को बताती है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि अगर उस दिन सांप के काटने पर आप लोग मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। नेक्स्ट डे फिर उसी लड़के को सांप काट लेता है तो गौरिंग उसे उन्हीं लोगों के पास लेकर आती है जो कि उसका इलाज करते हैं। ये देखकर वो लड़का भी होश में आकर उन्हें थैंक यू बोलता है और बहुत सारे पक्षी शिकार करके लाकर उनको देने लगता है। नेक्स्ट डे वो शेर लाने की बात करता है तो वो लोग उसे मना करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं और हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि पार्क होता है। गौरिंग भी फिर अपना नाम बता देती है और उसके बाद गौरिंग के फादर उसे शादी के लिए फोर्स करने लग जाते हैं कि वो उसका रिश्ता बचपन में ही कर चुके हैं। जिसके बाद लड़के का पता करके गौरिंग तो उसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब वो लड़के को देखती है तो वो पार्क होता है और वो कुछ नहीं कहती है। फिर जिसके कुछ दिन बाद ही उनकी शादी हो जाती है। समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं और मार्केट में घूम रहे होते हैं कि तभी कुछ सैनिक आकर पार्क को दुश्मनों की घुसपैठ की खबर देते हैं।
ये सुनकर पार्क गौरन को घर जाने के लिए कहकर उन सैनिकों के साथ में निकल जाता है। नेक्स्ट डे गौरन की सास तो उसे काफी सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा आज आर्मी में चला गया है। मेरे तो वो सुनता ही नहीं है, अगर वो आज मेरे सुनता तो आज वो हमारे साथ में होता। गौरन बोलती है लेकिन वो तो अपनी मर्जी से गए हैं और तो और मुझे उन पर बहुत नाज है। जहाँ पर दोस्तों तभी दुश्मन उनके घर पर हमला कर देते हैं। गौरन सबको लड़कर मार देती है और अपनी सास को बेसमेंट में छुपाकर गांव में निकल जाती है। जहाँ पर दुश्मनों ने तबाही मचाई हुई थी कि तभी गौरन की नजर एक शैतान पर पड़ती है जो कि एक लड़की को घसीटता हुआ लेकर जा रहा था कि तभी गौरन तीर चलाकर उस लड़की को बचा लेती है, लेकिन वो शैतान गौरन को उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क जब दुश्मनों से लड़कर आता है तो उसे पता लगता है कि शैतान गौरन को उठाकर ले गया है। ये सुनकर वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है और वहीं गौरन के साथ और भी लड़कियां बंधी हुई होती हैं। जब रात को सब खाना खाने के लिए रुकते हैं तो गौरन सबके खाने में जहरीली बूटी डाल देती है और सभी सैनिक मरने लग जाते हैं। ये देखकर गौरन लड़कियों को लेकर फटाक से वहाँ से भाग जाती हैं और अपने गांव के बॉर्डर पर पहुँचती हैं, जहाँ पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि राजा ने मना किया हुआ था। तभी पार्क वहाँ पर आ जाता है, जिसके कहने पर सबको अंदर ले लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी सभी लोग उन औरतों पर उंगलियां ही उठाते हैं और उन्हें काफी उल्टा सीधा बोलते रहते थे। और जैसे ही गौरन प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग बोलने लग जाते हैं कि ये बच्चा तो दुश्मनों का है। ये सब कुछ सुनकर गौरन की सास उसे मर जाने के लिए कहती है और जैसे ही ये बात पार्क को मालूम चलती है ना, उसे काफी बुरा लगता है और वो तो उन लोगों को मारने ही लगता है जो कि गौरन की बुराई कर रहे थे। गौरन भी फिर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसका काम इन सबको मारना नहीं बल्कि बचाना है क्योंकि वो एक आर्मी सोल्जर जो है, लेकिन वो उसकी कुछ भी नहीं सुनता। जिसके बाद गौरन अपनी जान दे देती है क्योंकि उसे लगता था कि पार्क उसकी वजह से ही सब कुछ कर रहा है और अगर वो नहीं होगी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पार्क उसकी डेड बॉडी देखकर बहुत जोरों से रोने लग जाता है। सब कुछ सुनाने के बाद वॉन्जू डायरेक्टर से पूछता है कि क्या पार्क को ये सब कुछ पता है, तो डायरेक्टर मना कर देती है, बोलती है कि उसकी मेमोरीज मिटा दी गई हैं और इसलिए उसने ग्रिम रीपर बनने का फैसला लिया हुआ है। जिसके बाद फिर सभी को ऑफिस में दिखाया जाता है दोस्तों, जहां पर उन्हें जोई नाम की लड़की का सुसाइड नोटिफिकेशन मिलता है और वो इस लाइफ में एक एक्टर और एक सिंगर भी है और पास्ट लाइफ में वो गौरन की सेविका हुआ करती थी। गौरन और सैम चोई के बॉडीगार्ड की जॉब पकड़ लेते हैं और साथ ही वॉन्जू उसका नया मैनेजर बन जाता है, जहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि लोग अक्सर उसे हेट कमेंट करते हैं क्योंकि वो सारी बातें मुंह पर जो बोल देती है। जिसके बाद फिर चोई अपनी प्रैक्टिस के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी एक डांस ग्रुप उससे मिलने के लिए आता है, जहां वो एक लड़की को परेशान देखकर उसे हिम्मत देने लग जाती है। ये देखकर उस डांस ग्रुप की लीडर ली बहुत ज्यादा जलने लग जाती है और उन्हें बाहर भेजकर चोई की बेइज्जती करने लगती है कि तभी गौरन वहां पर पहुंच जाती है, जिससे कि वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद चोई प्रैक्टिस करते हुए अचानक से बेहोश हो जाती है। वॉन्जो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ख्याल रखता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क ग्रिम रीपर मीटिंग में नर्क के ग्रिम रीपर यानी कि मिस्टर हान से ये पता लग जाता है कि गौरन ने तो खुद ही सुसाइड किया था और वो सुसाइड से लोगों को बचा रही है। ये सुनकर वो सीधा डायरेक्टर के पास आकर कहता है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ की बुक पढ़नी है और इसलिए आप उसे अनलॉक कर दीजिए। डायरेक्टर बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे तुमने ही मुझे लॉक करने के लिए कहा था और अपनी पास्ट लाइफ से तंग आकर तुमने ये सब कुछ किया था और साथ ही तुमने मुझसे कहकर अपनी मेमोरी भी डिलीट करवा दी थी। ये सब कुछ सुनकर तो पार्क शॉक होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली और जोई का एक्स बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर उसे बदनाम करने का प्लान बनाने लग जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर ये वायरल करने वाले थे कि जोई उसे बहुत बुली किया करती थी, जिससे कि फिर से लोग उसे हेट कमेंट करने लग जाते हैं कि तभी जोई की सुसाइड रेट बढ़ जाती है और वह घर से बाहर निकलती है तो मीडिया उसे घेर कर काफी उल्टे सीधे सवाल करने लग जाती कि क्या सच में उसने ली को बुली किया है। तो वॉन्जो से वहाँ पर आकर बचा तो लेता है, लेकिन जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ी रोकता है तो जोई वहाँ से भागकर गाड़ियों के सामने सुसाइड करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी गौरन आकर उसे अपनी पावर से टाइम को रोक देती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पार्क आकर गौरन को रोकता है कि वो उसे ना बचाए, लेकिन गौरन फिर भी कोशिश करती है, जहाँ पर पार्क उसे रीपर एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाता है और साथ ही उसका यूज करके टाइम को वापस चला देता है, जिससे कि जोई का काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से उसे एम्बुलेंस ले जाती है। गौरन इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो एक एक करके उन सभी को मारने लग जाती है जो कि जोई को बुरा कह रहे थे।
वॉन्जू सैम से उसे रोकने की बात करता है, लेकिन सैम बोलता है कि अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे रोक पाना मेरी बस की तो बात नहीं है। आफ्टर लाइफ ऑफिस यानी कि जुमादोंग के कुछ ही रीपर्स उसे रोक सकते हैं। और वहीं मिस्टर हान डायरेक्टर से मिलने के लिए आते हैं और रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में बुरा बुरा बोलकर उनको परेशान कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों गौरिन ने जुमादोंग यानी कि आफ्टर लाइफ का रूल जो तोड़ा था और साथ ही वो डायरेक्टर को हटाकर खुद वहाँ का डायरेक्टर बनना चाहते थे। जिसके बाद सैम और वॉन्जू गौरिन की हेल्प करने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं, लेकिन वो उन्हें गुस्से से वहाँ से भगा देती है कि गौरिन की हेल्प वो नहीं कर सकती, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, जिसके कारण ही मुझ पर इतनी उंगलियां उठ रही हैं। जिसके बाद दोस्तों गौरिन की मदद करने के लिए वॉन्जू को एक खतरनाक आइडिया आता है और वो सैम से कहता है कि पार्क इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। तो सैम पूछता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, तो वॉन्जू उसे पार्क और गौरिन का सारा सच बता देता है, यानी कि उनकी लव स्टोरी के बारे में, जिसे सुनकर सैम तो काफी शॉक हो जाता है और मान भी जाता है। जिसके बाद वॉन्जू पार्क को सैम के ऑफिस लेकर आता है, जहाँ पर सैम उसकी डिटेल्स भरकर उसके ड्रीम में भेजकर उसकी पास्ट लाइफ उसे दिखा देता है, जिसे देखकर पार्क होश में आकर काफी ज्यादा रोने लग जाता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जू और सैम गौरिन के पास पहुंचते हैं, जहां वो हेटर्स को मार मार कर बाहर निकल रही होती है, यानी कि उन्हें काफी अच्छा सबक सिखा रही थी। तो फिर वॉन्जू तो समझाता है कि उसने उसे समझाया था ना कि उसका काम लोगों को मारना नहीं बल्कि बचाना है। गौरिन उसकी बातों से शांत हो जाती है फाइनली कि तभी मिस्टर हान गौरिन को लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तो पार्क उन्हें आकर रोकता है कि गौरिन मेरी टीम में थी और इसलिए उसे मैं ही लेकर जाऊंगा। जिसके बाद पार्क फिर उन तीनों को चोई को बचाने के लिए भेज देता है और खुद मिस्टर हान को हैंडल करता है, जहाँ पर मिस्टर हान पार्क को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चोई को होश में आकर फिर से वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, लेकिन तभी उसी टाइम पर गौरिन आकर उसे रोक लेती है और हिम्मत देती है। ये सुनकर चोई भी समझ जाती है। जिसके बाद गौरिन वॉन्जू को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। तो सैम कहता है कि आपको उसके पास रुकना चाहिए था। तो गौरिन कहती है कि नहीं, जब चोई बेहोश हुई थी तब मैंने देखा था वॉन्जू और उसकी डोर एक दूसरे से बंधी हुई है। दोस्तों इसका क्या मतलब है ये तो हमें खैर आगे ही पता चलेगा। तो वहीं मिस्टर हान पार्क को कैद में ले जाकर बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने गौरिन की हेल्प क्यों की। तभी डायरेक्टर वहां पर आकर कहती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, पार्क गौरिन से नफरत करता है, वो तो उसे पकड़ने ही गया होगा, लेकिन तुम्हारे बीच में पड़ने से ही तुम्हारी लड़ाई हुई होगी। और फिर वो पार्क से पूछती है कि क्या गौरिन को ऐसा करने के लिए तुमने उकसाया था। जहाँ पर दोस्तों पार्क भी उनकी चाल को अच्छे से समझ जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही रीपर एग्रीमेंट का यूज करके उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तो फिर डायरेक्टर उसे सजा देकर चली जाती है कि वो 1 महीने तक कैद में ही रहेगा और 6 मंथ तक कोई काम नहीं करेगा। ये सुनते ही पार्क तो मुस्कुराने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चोई हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वॉन्जू सबके लिए खाना बनाता है और सब खाना खाते हुए एंजॉय करने लग जाते हैं और साथ ही चोई को काम के लिए मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उसकी सुसाइड रेट काफी कम हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों गौरिन पार्क से मिलने के लिए आती हैं और दोनों फिर एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। गौरिन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर से मिलकर वो उन्हें भी थैंक यू बोलती है और वो उन्हें बताती है कि ये सब कुछ वॉन्जू की वजह से ही हुआ था, क्योंकि अगर वो तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं करता तो तुम आज नर्क में होती और साथ ही मैं रिटायर हो जाती। मैं तो भाई इसके काम से काफी खुश हो चुकी हूँ और इसलिए मैं उसे 6 मंथ पहले ही भेज रही हूँ। गौरिन ये बात जाकर सैम और वॉन्जू को बता देती है। वॉन्जू तो ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें फाइनली गुड बाय कहता है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, वॉन्जू को रियल लाइफ में होश आता है और जिसके बाद वो अपनी माँ और सिस्टर को जोर से गले लगा लेता है और उसके बाद वॉन्जू को एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। साथ ही फिर वो एक दिन ये नोटिस करता है कि उसका एक कलीग अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है और वो सुसाइड करना चाहता है। वो उसे रोकता है और जीने के लिए हिम्मत देता है, जहाँ पर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट टीम भी उसके पीछे खड़ी होती है और काफी प्राउड फील कर रही होती है कि वो रियल लाइफ में भी वही काम कर रहा है जो कि वो ग्रिम रीपर बनते टाइम कर रहा था। लेकिन वही यहाँ तो वॉन्जू ने पहचान नहीं पाता और पूछता है कि वो कौन है। तो वो लोग उसे बोलकर निकल जाते हैं कि वो ग्रिम रीपर है। और दोस्तों इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और सच कहूँ तो मुझे ना इस तरह के ड्रामा जो होते हैं जिसमें कोई ना कोई ग्रिम रीपर का रोल होता है या फिर कुछ ना कुछ आफ्टर लाइफ की सिचुएशन बन रही होती है या फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। सो क्या दोस्तों आपको भी मेरी तरह इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती है जो कि आफ्टर लाइफ पर बेस्ड होती हैं या फिर इसमें ग्रिम रीपर होते हैं? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट ड्रामा या सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पूरी कोशिश करूंगी उसे एक्सप्लेन करने की। जाने से पहले वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है।